हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की शानदार क्लास में। एडजेक्टिव्स का ये पार्ट 2 है दोस्तों। हमने आपको लास्ट टाइम बोला था कि एडजेक्टिव के पार्ट 2 में हम लोग काफी कुछ स्पेशल वाले केसेस सीखेंगे। आज के सेशन में बहुत कुछ नया आप सीखेंगे, बहुत कुछ स्पेशल आप सीखेंगे दोस्तों। सेशन को पूरा लास्ट तक देखना है और एक एक पॉइंट पर जो लास्ट में हम प्रैक्टिस करेंगे उसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ते रहना है। मैं चाहूंगा बच्चे कि आप मेरी क्लासेस तो देखें, लेकिन आप हो सके तो एक बार शॉर्ट में नोट्स भी बनाते चले। उसका बहुत बेनिफिट होता है। एग्जाम के टाइम में, एग्जाम से पहले अगर आपको क्विक रिवीजन करना होता है तो वो सेल्फ नोट से ही हो पाता है। आपको अगर पीडीएफ से आप रिवाइज करोगे तो फिर आपके पास तो बहुत ज्यादा पीडीएफ्स होंगी, रिवीजन ही नहीं हो पाएगा और होगा भी तो कम से कम 15 दिन लग जाएंगे। लेकिन अगर आपने उसको शॉर्ट में लिख रखा है तो आपके लिए रिवीजन करना काफी इजी हो जाएगा। तो मैं कहूंगा कि आप सारे लोग एक बार इसका नोट्स बनाते चलना है। शॉर्ट वाइज लिखो, पीडीएफ तो आपके पास है, ये बाकी शॉर्ट्स नोट्स रखते रहें अपने पास। प्रैक्टिस के लिए आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी, प्रैक्टिस भी जरूर करें हर एक टॉपिक पे दोस्तों। और मेरे साथ लास्ट में जो मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, आज के सेशन में 20 क्वेश्चंस हैं, 20 सवाल हैं इस पीडीएफ में। तो हम लोग यहाँ पे 20 क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मेरा नाम है संदीप केसरवानी। हमेशा की तरह आज फिर से एक बहुत ही शानदार सा सेशन आप सभी के लिए, जो कि है एडजेक्टिव्स का पार्ट 2। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। क्या स्पेशल है आज के सेशन में आप बच्चों के लिए, वो सीखते हैं। तो सबसे पहला वर्ड आपके सामने है पेयर ऑफ वर्ड्स, है ना। टू मच एंड मच टू। एक्चुअली टू मच एंड मच टू जो है बच्चे, ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों से लिंक कर जाता है। तो अब दो में से किसी एक जगह पढ़ना है, चाहे यहां पढ़ लीजिए चाहे एडवर्ब में पढ़ लीजिए, तो यही पढ़ लेते हैं। सो टू मच और मच टू, पहले तो इसका मतलब क्या होता है देखो। टू मच मतलब ऐसा नहीं लग रहा आपको कि ऐसे ये शब्द कई बार बोला गया है। इसका मतलब होता है कोई भी चीज जो कि बहुत ज्यादा। टू मच का मतलब होता है बहुत ज्यादा। एक सेकेंड, बहुत ज्यादा, ये है इसकी मीनिंग। टू मच का मतलब होता है बहुत ज्यादा, और सेम मीनिंग होती है आपके मच टू की भी दोस्तों। टू मच का मतलब भी बहुत ज्यादा और मच टू मतलब भी बहुत ज्यादा। जैसे आपने कहा यार बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, दो में से कोई एक लिखा जाएगा, टू मच या तो मच टू शोर के साथ। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा पैसा है उसके पास, अरे उसके पास बहुत ज्यादा टाइम है यार, जाओ उसी को ले जाओ। खाली आदमी खाली है, दिन में पड़ा रहता है। ये भी क्या है, बहुत ज्यादा है यार, बहुत ज्यादा सुंदर है वो यार। वो पेड़ देखा मैंने यार, बहुत ज्यादा लंबा था यार। मैंने देखा यार, ये क्या आदमी है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है ना। तो ये हम कई जगहों पे बहुत ज्यादा शब्द यूज करते हैं। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, मैंने जितने भी हिंदी के शब्द बोले हैं, जहां जहां पे बहुत ज्यादा बोले हैं, जैसे मैंने बहुत ज्यादा, उसके पास, अंबानी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, पैसा दैट इज मनी, ठीक है। वो बहुत ज्यादा लंबा है, ये पेड़ बहुत ज्यादा लंबा है, लंबा दैट इज टॉल। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है यार बंदा। ये तीन आपके सामने वर्ड्स हमने लिखे हैं। बहुत ज्यादा उसके पास टाइम है, खाली है, ले जाओ जितना लोगों को लेके जाना है। ये चार वर्ड्स आपके सामने हैं और चारों ही बहुत ज्यादा है। लेकिन मेरे बच्चे, इनमें से कुछ के साथ आएगा टू मच और कुछ के साथ आएगा मच टू। किसी दो के साथ आएगा टू मच, किसी दो के साथ, इनमें से बाकी के दो के साथ, यानी चार है, दो के साथ टू मच आएगा, दो के साथ मच टू आएगा। किसके साथ कौन सा आएगा कैसे पता चलेगा? सवाल ध्यान से समझिएगा प्यारे साथियों। सवाल ये है कि टू मच जिनका मतलब, टू मच और मच टू जिनकी मीनिंग होती है बहुत ज्यादा, आपको यह देखना है कौन सी चीज है जो बहुत ज्यादा है बच्चे। दो प्रकार की चीजें बहुत ज्यादा होगी, या तो कोई नाउन बहुत ज्यादा होगा, या तो कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब बहुत ज्यादा होगा। ये दो कैटेगरी बनेगी दोस्तों। या तो कोई नाउन प्रोनाउन बहुत ज्यादा होगा, ऑब्वियसली नाउन ही होगा, और या तो कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब बहुत ज्यादा होगा दोस्तों। जब कभी भी ऐसा हो कि कोई नाउन बहुत ज्यादा है, तो आपको एक बात बताइए। मैंने आपको जब पार्ट 1 सिखाया तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि नाउन के पहले जब उसका क्वालिफायर लिखा जाता है तो उसके पहले लिखा जाता है, यानी नाउन से पहले हम एडजेक्टिव लिखते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा में वो वाला वर्ड नाउन से पहले लिखना है जो नाउन से सटा हुआ, जिसका वर्ड एडजेक्टिव हो। अब आपके सामने देखो दो दो वर्ड्स लिखे हुए ना। अब इसमें से नाउन से पहले, जैसे मान लीजिए मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे एक वर्ड लिखता हूं या यहां पे एक वर्ड लिखता हूं, तो आपके इस वर्ड, अगर यहां पे नाउन है तो ये वर्ड आपका एडजेक्टिव होना चाहिए, और अगर यहां पे नाउन है तो ये वर्ड आपका एडजेक्टिव होना चाहिए। तो मतलब नाउन के ठीक पहले वाला एडजेक्टिव होगा, वो वाला वर्ड बहुत ज्यादा नाउन से पहले आएगा या नाउन के लिए आएगा।
तो दूसरा वाला जो हो जाएगा दोस्तों वो आपके एडजेक्टिव या एडवर्ब के लिए हो जाएगा। तो आप दोनों को थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर मैं यहां पे कहूं कि नाउन से पहले मच टू लगा दीजिए तो नाउन के पहले टी डबल ओ हो गया दोस्तों, एंड टी डबल ओ इज नॉट एन एडजेक्टिव, टी डबल ओ केवल एडवर्ब होता है। तो इसका मतलब हम नाउन से पहले मच टू का यूज नहीं कर सकते। अब दूसरे वर्ड की बात करें, अगर मैं टू मच लिखता हूं नाउन से पहले बहुत ज्यादा की मीनिंग में, तो आप देखिए यहां पर नाउन के ठीक पहले मच का इस्तेमाल है दोस्तों। और मच वर्ड अकेले में एडजेक्टिव ही तो होता है, जैसे मच वाटर, मच शुगर, मच इंफॉर्मेशन, मच इंक्वायरी, मच क्वेश्चन, मतलब मच अनकाउंटेबल नाउन के लिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मच वर्ड एक एडजेक्टिव ही होता है, अर्थात हम नाउन से ठीक पहले वाला वर्ड जिसमें एडजेक्टिव है वही बहुत ज्यादा नाउन के लिए आएगा। तो हम ये ध्यान से देखिए, यहां पे नाउन के ठीक पहले ये एडजेक्टिव है तो ये बहुत ज्यादा नाउन के लिए आएगा। अर्थात जब नाउन के लिए बहुत ज्यादा लिखना हो तो वहां पे आपको लिखना है टू मच प्लस नाउन, और जब किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के लिए बहुत ज्यादा लिखना हो तो वहां पे क्या लिखना है आपको? क्या लिखना है? क्या लिखना है? दूसरा वाला, दैट इज मच टू। आ गई बात समझ में? अब आ जाइए दोस्तों, हमारे ये चार शब्द है। तो सबसे पहली बात बताइए, मनी, जो कि पैसा, पैसा 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 पैसा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है दोस्तों? मनी इज अ नाउन ऑब्वियसली, तो ही हैज टू मच मनी, उसके पास बहुत सारा पैसा है। इसी प्रकार से आपका जो दूसरा वर्ड है टॉल, टॉल मतलब टॉल यानी लंबा। कौन लंबा? पेड़ लंबा हो सकता है, कोई लड़का लंबा हो सकता है, कोई लड़की लंबी हो सकती है, कोई डंडा लंबा हो सकता है, कोई बिल्डिंग काफी लंबी हो सकती है, कोई रास्ता काफी लंबा हो सकता है। यानी लंबा जो शब्द है वो किसी नाउन का क्वालिफायर है। तो ये एक एडजेक्टिव हो गया, और जब ये एडजेक्टिव हो गया तो एडजेक्टिव बहुत ज्यादा होने पे टू मच नहीं बल्कि हम लिखेंगे मच टू टॉल। तीसरा वर्ड आपके सामने इंटेलिजेंट है। कोई ना कोई इंटेलिजेंट होगा ना यार, कोई आदमी इंटेलिजेंट होगा, कोई लड़की इंटेलिजेंट, कोई लड़का इंटेलिजेंट, कोई टीचर इंटेलिजेंट, कोई स्ट्रेंजर इंटेलिजेंट। यानी कि ये इंटेलिजेंट वर्ड भी एडजेक्टिव हो गया, तो ये भी लेगा दोस्तों आपका क्या? मच टू। और ऐसे ही टाइम भी नाउन है दोस्तों, जो लेगा अपने पहले टू मच टाइम। मेरी बात समझ में आई तो बोलो यस सर। तो प्यारे साथियों, ये बात ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में दो प्रकार से एरर बनेगी इसको लेकर। एरर टाइप 1 होगा बच्चे, जहां पे टू मच चाहिए होगा वहां पे मच टू लगा देगा, और जहां पे मच टू चाहिए होगा वहां पे टू मच लगा देगा। आपको बस यही ध्यान देना है कि भैया ये कौन सी चीज है जो बहुत ज्यादा है। नाउन बहुत ज्यादा है तो टू मच नाउन, और अगर कोई एडजेक्टिव एडवर्ब बहुत ज्यादा है तो मच टू लगाइएगा। बस ये पॉइंट याद रखिएगा। ये जिस तरीके से मैंने आपको समझाया इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि नाउन है तो उसके पहले वाला एडजेक्टिव चाहिए, और एडजेक्टिव मच और टू में से मच ही है ना, तो जाहिर सी बात है नाउन से सटा हुआ मच, तो मच के पहले टी डबल ओ। समझ गए ना ये पॉइंट? तो ये पहले टाइप की एरर आपके एग्जाम में पूछेगा। दूसरे टाइप की जो एरर है बच्चे, जो जैसे ये टू मच, मच टू का आपने इस्तेमाल किया टॉल और इंटेलिजेंट के पहले, तो मच टू टॉल, मच टू इंटेलिजेंट आपने लिखा, मच टू टॉल लिखा आपने, टॉलर नहीं लिखेंगे, यानी कि पॉजिटिव डिग्री ही आप यहां पे लिखेंगे। ये हमारे दूसरे टाइप की एरर यहां पे बन सकती है। और तीसरे टाइप की एरर हो सकती है, इनकी पोजीशन आगे पीछे कर दे, कि जैसे यहां पे जैसे आपका लिखा हुआ है टू मच मनी, वो लिख दे मनी टू मच, तो ये भी गलत है, टू मच प्लस मनी ही होना चाहिए। तो ऐसे करके एग्जामिनर खेल सकता है। कुल मिला के वो जैसे भी खेलेगा, सारी एक्सप्लेनेशन इतनी ही है जो मैंने अभी आपको समझाया, यही रूल है। अब पहला सेंटेंस देखिए दोस्तों, आई एट मच टू केक एट द पार्टी। मैंने खाया क्या? मैंने खाया केक। तो जो केक है मेरे बच्चे, दिस केक इज अ नाउन। मैंने खाया क्या? जब कभी भी किसी सेंटेंस में क्या का जवाब मिल जाए तो वो हमेशा नाउन होता है। ऑब्जेक्ट है बच्चे क्या का आंसर। तो ये आपका नाउन है, मैंने खाया क्या? क्या? केक। केक एक नाम है ना, एक पदार्थ का, एक प्रोडक्ट का नाम है, तो नाउन है। नाउन के ठीक पहले वाला चाहिए था मच, आपने मच टू लिख दिया। ये होगा आपका आई एट टू मच केक। सेकेंड क्वेश्चन, दिस शर्ट इज टू मच बिग फॉर मी। टू मच बिग सही है? गलत है, क्योंकि बिग कौन सी चीज है दोस्तों? आप कहोगे सर बिग है शर्ट, अर्थात एक नाउन का क्वालिफायर हो गया ये एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव बहुत ज्यादा होने पे टू मच नहीं होता बल्कि मच टू होता है। यानी ये पहले मच आएगा और फिर टी डबल ओ आएगा दोस्तों। तीसरा वर्ड लिखा हुआ है देयर इज टू मच नॉइज इन दिस रूम।
टू मच नॉइज। क्या है इन दिस रूम? नॉइज है, यानी ये एक नाउन है जिसके पहले टू मच आएगा दोस्तों, और ऑलरेडी टू मच लिखा हुआ है। अगर नॉइज की जगह पर कहीं पर नॉइजी लिखा होता दोस्तों, दिस रूम इज बहुत ज्यादा नॉइजी। नॉइज एक नाउन है और नॉइज से बना हुआ नॉइजी वर्ड, अगर आप बोलो कि दिस रूम इज नॉइजी, व्हाट इज नॉइजी? कौन सी चीज नॉइजी है? जब आपने सवाल पूछा तो पता चला नॉइजी रूम है, यानी नॉइजी शब्द रूम का क्वालिफायर हो गया, तो नॉइजी वर्ड एडजेक्टिव बन गया क्योंकि इसने रूम के लिए इंफॉर्मेशन ऐड कर दी। और जैसे ही ये एडजेक्टिव हो गया, नॉइजी के पहले आ जाएगा दोस्तों MUCH, मच टू। नॉइज के पहले टू मच, नॉइजी के पहले मच टू। बात समझ में आ रही है? ऐसे बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में अलग अलग जाएंगे। जैसे डिफिकल्ट है तो बच्चे आएगा यहां पे डिफिकल्ट एडजेक्टिव है भाई, तो आपने यहां पे लिखा है द होमवर्क इज टू मच डिफिकल्ट। क्या डिफिकल्ट है? होमवर्क। यानी कि इस नाउन का ये क्वालिफायर हो गया ना, एडजेक्टिव हुआ। और एडजेक्टिव के लिए टू मच नहीं आता, एडजेक्टिव के लिए आता है। और अगर यहां पे डिफिकल्ट की जगह डिफिकल्टी लिखा होता तो डिफिकल्टी एक नाउन होता है कि यार इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी। अब ये मच टू डिफिकल्टी नहीं होगा, अब होगा टू मच डिफिकल्टी, बिकॉज डिफिकल्टी इज अ नाउन एंड डिफिकल्टी इज एन एडजेक्टिव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, शी स्पेंड्स मच टू टाइम। वंस अगेन टाइम इज अ नाउन जिसके पहले वाला वर्ड एडजेक्टिव होना चाहिए, यानी ये फिर से गलत हुआ, यहां पे टू मच आएगा बच्चे। एंड लास्ट क्वेश्चन इज इट इज टू मच कोल्ड। व्हाट इज कोल्ड? इट इज कोल्ड, यानी कि किसी चीज के लिए कोल्ड शब्द एक एडजेक्टिव की तरह काम कर गया। एंड फॉर एन एडजेक्टिव हमें टू मच नहीं बल्कि मच टू लिखना पड़ेगा। तो बच्चे इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि हमें कहां पे क्या लिखना है। किसी एक वर्ड के अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में थोड़ा सा उस पर भी दिमाग लगाइएगा। ब्यूटी के लिए क्या आएगा? ब्यूटीफुल के लिए क्या आएगा? डिफिकल्ट के लिए क्या आएगा? डिफिकल्टी के लिए क्या आएगा? पेन के लिए क्या आएगा? पेनफुल के लिए क्या आएगा? नॉइस के लिए क्या आएगा? नॉइजी के लिए क्या आएगा? मतलब अगर एक ही वर्ड अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में जा रहे हैं तो उसके पार्ट्स उसके अलग होने चाहिए। इनोसेंट के लिए क्या आएगा? इनोसेंस के लिए क्या आएगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? मेरी बात समझ में आ रहा है? ऑनेस्ट के लिए क्या आएगा? ऑनेस्टी के लिए क्या आएगा? जैसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलेगा, टू मच, मच टू, मच टू, टू मच, टू मच, मच टू, मच टू, टू मच होता चला जाएगा। बस इतना दिमाग से खेलते रहिएगा। नाउन पहचानिए, नाउन है तो उसके पहले वाला शब्द होगा एडजेक्टिव, और टू और मच इन दोनों में एडजेक्टिव है मच। तो नाउन के ठीक पहले वाला मच हो गया तो मच से पहले TOO हो गया, तो क्या बन गया? टू मच नाउन बन गया ना, तो टू मच नाउन, यानी टू मच होएगा नाउन से पहले और इसका दूसरा वाला हो जाएगा एडजेक्टिव से पहले। राइट, सो हमेशा इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट अच्छे समझ में आया। सेकेंड वर्ड वी हैव दैट इज ईच एंड एवरी। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो एवरी वर्ड है ना, ये केवल एडजेक्टिव की तरह काम करता है। एवरी एडजेक्टिव के सिवा और कुछ है ही नहीं। जब कभी भी एवरी का यूज करेंगे, जब भी एवरी का यूज करेंगे, हमेशा बगल में एक सिंगुलर नाउन लिखेंगे। हमेशा दिमाग में लॉक करिए, आप जब भी लिखेंगे हमेशा एवरी प्लस सिंगुलर नाउन लिखेंगे। जैसे आपने कहा एवरी बॉय, EVERY, एवरी बॉय, एवरी गर्ल, एवरी टीचर, और नाउन सिंगुलर हो गया तो आप सिंगुलर वर्ब भी लिखेंगे। तो एवरी को आप हमेशा इस तरीके से सिंगुलर लिखते हैं, मतलब एवरी के साथ हमें सिंगुलर नाउन लिखना होता है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ एवरी। ये पहला पॉइंट है, एवरी लिखिए। तो हो सकता है आप ऐसे लिख दें, कहीं पर कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, जैसे लिखा हुआ आ जाए एवरी बॉय एंड गर्ल। बच्चे ऐसे केस में भी या आप चाहे एक ही शब्द लिखे हुए हो या आप एंड से दो शब्द लिख दिए हैं और पहले एवरी लगा दिया, तब भी ये सिंगुलर ही माना जाएगा और इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएंगे। हो सकता है आप तीसरा तरीका बना रहे हो, दैट इज एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल। ये तीसरा जो तरीका है, आपने भले दोनों के साथ अलग अलग एवरी लिख दिया, ऐसे केस में भी आपको सिंगुलर ही वर्ब लगानी है। यानी ये तीनों ही तरीके जो एवरी पे हैं, वही तीनों तरीके ईच पे भी आएंगे और आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है। ये तीनों ही तरीके सिंगुलर वर्ब लेंगे दोस्तों, ये प्लूरल नहीं लेंगे, ये तीनों ही तरीके आपके सिंगुलर वर्ब लेंगे।
इनके साथ नाउन सिंगुलर होने चाहिए। अब चाहे आप इस पैटर्न में लिखो बॉय एंड गर्ल, चाहे आप दोनों के अलग अलग लिख दो एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, तब भी सिंगुलर, यहां भी सिंगुलर, यहां भी सिंगुलर। तीनों ही केसेस आपके सिंगुलर वाले नाउन के साथ ही जाएंगे और वो अब तीनों के साथ सिंगुलर आएगी बच्चे। सेम कॉन्सेप्ट ईच के साथ आएगा, ईच बॉय, ईच गर्ल, ईच टीचर, ईच स्टूडेंट, कुछ इस तरीके से। ईच बॉय एंड गर्ल ऐसा भी हो सकता है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों एक साथ भी आप करके लिख सकते हैं, जैसे ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी एक साथ लिख दिया, इसके बाद भी लिख दो, सिंगुलर नाउन लिखोगे और सिंगुलर। यानी कि आप इन सभी केसेस में आप देख रहे हैं कि मैं हर जगह पर सिंगुलर 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 ही खेल रहा हूं, यानी कि इनके साथ अभी तक प्लूरल का कोई केस हमने आपको नहीं बताया। ये सारे एडजेक्टिव वाले केसेस है। अब बारी आती है दूसरा, क्या हम इनको प्लूरल बना सकते हैं? यस, दोनों को प्लूरल बनाने का या दोनों के साथ प्लूरल वर्ब लगाने का अलग तरीका है दोस्तों। तो सबसे पहले हम एवरी का केस जानेंगे कि हम एवरी को प्लूरल कैसे बना सकते हैं। एवरी प्लूरल वर्ब कब लेगा, और इधर हम लिखेंगे ईच प्लूरल वर्ब कब लेगा। दोनों केस को अच्छे से समझ लेते पहले। देखिए, तो सबसे पहले बच्चे हम एवरी वाले केस को समझते हैं। एवरी जब प्लूरल वर्ब लेता है तो उसके लिए, जैसे मैंने अभी आपको एक पॉइंट बताया कि आप जब एवरी लिखते हैं तो इसके बगल में आप सिंगुलर नाउन लिखते हैं और सिंगुलर वर्ब लिखते हैं। यही बताया हमने पैटर्न, पहला तरीका। इसके प्लूरल होने के लिए एवरी शब्द और उस पर्टिकुलर नाउन के बीच में, एक बात ध्यान से फिर से सुनिए, एवरी कभी भी दो के लिए नहीं होता बच्चे। ये जब भी आएगा मिनिमम 3 के लिए होगा, मिनिमम 3 के लिए होगा, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे किसी भी संख्या तक लेके चले जाओ, मिनिमम 2 होने चाहिए। तो मतलब मिनिमम 3 होने चाहिए, 2 नहीं होने चाहिए। तो एवरी के बाद और उस नाउन से पहले आप 3 या 3 से बड़ी कोई संख्या लिख दे। जैसे चलो कुछ भी लिख देते हैं, हम 5 लिख देते हैं, एवरी प्लस 5। तो इस 5 के आने की वजह से अब आपका नाउन हो गया प्लूरल और अब आपकी वर्ब हो जाएगी प्लूरल। यानी आपका कंस्ट्रक्शन क्या बना, यहां पे कंस्ट्रक्शन ये बना, वो आपका सेंटेंस क्या बनेगा, एवरी 5 स्टूडेंट्स आर, एवरी 5 स्टूडेंट्स आर, आगे कुछ भी मेंशन कर लो। तो एवरी को प्लूरल करने का ये पहला तरीका है, मतलब एक ही तरीका ही है, दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। एवरी ऐसे ही प्लूरल होता है। यहां पे कोई भी संख्या होनी चाहिए बट 3 से बड़ी होनी चाहिए, बस याद रखिएगा। ये संख्या, नोट पॉइंट में लिख दे रहा हूं मैं, ये संख्या हमेशा 3 और मोर देन 3 होनी चाहिए। ठीक है, कभी भी भूल कर भी ये संख्या 2 नहीं लिखिएगा, और 1 तो लिखिएगा ही नहीं क्योंकि 1 के बाद तो वैसे भी सिंगुलर होता है। 2 नहीं लिखिएगा। तो ये एक पॉइंट हो गया। तो हमारा एवरी जब प्लूरल बनता है तो सेंटेंस की बनावट कुछ इस तरीके से हो जाती है। एक पॉइंट समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट है ईच। ईच हमारा प्लूरल कब बनता है? देखिए, ईच को प्लूरल करने का पहला सिंगुलर तरीका हमने आपको सिखाया था। सिंगुलर तरीका कुछ इस तरीके से, जैसे ईच बॉय प्लस एक सिंगुलर वर्ब, ये तो दुनिया जानती है। प्लूरल बनाना हो ना अगर ईच को, तो आप एक काम करिए, आप अपने इस ईच को लिखे हुए नाउन के पहले ना लिखकर उस नाउन के बाद लिख दीजिए दोस्तों। मतलब आप ईच बॉय नहीं, आप बॉय पहले लिख दीजिए और ईच बाद में लिख दीजिए। ऐसी सिचुएशन में जब कभी भी ईच वर्ड उस लिखे हुए नाउन या प्रोनाउन के बाद आएगा तो वो नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल होगा और सेंटेंस बनेगा बॉयज ईच, टीचर्स ईच, दे ईच, कुछ भी नाउन या प्रोनाउन, यू ईच, राइट, वी ईच, और ये सब लेंगे दोस्तों अब प्लूरल वर्ब, क्योंकि आपने एक प्लूरल नाउन या प्रोनाउन मेंशन किया हुआ। तो हमेशा इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि जब भी ईच को प्लूरल करना है, दिस इज द ओनली वे जब ईच हमारा प्लूरल हो सकता है। दिस इज एक्चुअली द ओनली वे, ओनली वन वे। केवल दोनों के अपने एक एक अलग अलग तरीके हैं,
याद रखिएगा, इस तरीके से एवरी प्लूरल नहीं होगा, इस तरीके से ईच प्लूरल नहीं होगा। एवरी की अपनी अलग स्टाइल है बच्चे, ईच का अपना अलग स्टाइल है प्लूरल बनाने का, दोनों आपस में मिक्स नहीं होंगे प्लूरल वाले केस में बच्चे। सिंगुलर में तो सेम ही है, टेंशन ही नहीं है ना। अब आगे आ जाइए। इतना करने के बाद हमने ईच वाले केस में आपको कुछ और भी पॉइंट्स प्रोनाउन में सिखाए थे, जैसे हम ईच को और भी तरीके से लिख सकते हैं। जैसे हम ईच के डायरेक्ट बाद केवल वर्ब लिख सकते हैं, सिंगुलर वर्ब लिख दिया हमने हमेशा। हम ईच के केस में ऑफ लगा के भी लिख सकते हैं, जब भी ईच के केस में ऑफ आता है तो ईच ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन होता है। ये सारे केस में ये और ये दोनों ही हमारे प्रोनाउन है, जो हम प्रोनाउन में आपको पढ़ा चुके हैं। एज अ प्रोनाउन ईच कभी प्लूरल होता ही नहीं, बट एज एन एडजेक्टिव जब आप उसको उसके किसी प्लूरल नाउन के साथ लिखते हैं, तो प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ लिखते हैं, तो हमेशा पोजीशन आगे पीछे करके प्लूरल बनाया जाता है। आपको ऐसे केस में जब कभी भी ईच किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद आएगा, तो याद रखिएगा वो नाउन या प्रोनाउन कभी भूलकर भी सिंगुलर नहीं होना चाहिए बच्चा। बॉयज ईच, लड़के, प्रत्येक लड़के, या तो आप बॉयज ईच लिखोगे, अगर ईच पहले कर दिया तो ईच ऑफ दी बॉयज, जो पहले हो गया वही के हिसाब से वर्ब आएगी। अगर ईच पहले हो गया तो ईच सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। अब बॉयज पहले हो गया तो बॉयज प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब हो जाएगी। जो पहले हो गया ईच वाले केस में, उसी के हिसाब से आपकी वर्ब आ जाएगी बच्चा। ठीक है, अब इस पर कुछ सवाल है। पहला सवाल, एवरी बुक ऑन द शेल्फ नीड टू बी ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपरली। क्या कोई एरर है पहले सेंटेंस में? देयर इज नो एरर, क्योंकि बुक से पहले एवरी है, एवरी सिंगुलर नाउन लेता है, और एवरी बुक जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब आपकी सिंगुलर होनी चाहिए। तो जो नीड टू बी ऑर्गेनाइज्ड है वो नीड्स टू बी ऑर्गेनाइज्ड होगा। आपको अच्छे से पता है कि बच्चे मेन वर्ब में एस और ईएस लगने पर ही वो मेन वर्ब सिंगुलर होती है, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब उसके पास नहीं है तो। और अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है तो ये उसकी प्लूरल फॉर्म है बच्चे, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो। राइट, हमेशा ध्यान रखें। पार्टिसिपेंट्स ईच, आप ध्यान से देखिए तो ईच पार्टिसिपेंट्स के बाद आ गया, अर्थात अब पार्टिसिपेंट्स की चलेगी, और इसके हिसाब से आपकी वर्ब वॉज नहीं बल्कि वर होनी चाहिए। थोड़ा आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ईच एम्प्लॉय आपका सिंगुलर है, ईच के हिसाब से सब कुछ लगाइए। मस्ट कंप्लीट द ट्रेनिंग बिफोर स्टार्टिंग वर्क, में कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एवरी हाउस इन द नेबरहुड, जब एवरी हाउस से पहले है तो नाउन सिंगुलर चाहिए और वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। चलो अगला आप बताओ। क्या एरर है इसमें? ये ईच फ्लावर इन द गार्डन हैज ब्लूम्ड ब्यूटिफुली दिस इज स्प्रिंग, क्या एरर है इसमें बच्चा? कोई एरर नहीं है। ईच के बाद सिंगुलर नाउन लिखा हुआ है, सिंगुलर नाउन को सिंगुलर वर्ब चाहिए, हैज को मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, अर्थात कोई भी एरर इसमें नहीं है। चलो नेक्स्ट बताओ बच्चा। एवरी कार्स इन द पार्किंग लॉट बिलोंग्स टू अ डिफरेंट एम्प्लॉय, क्या एरर है इसमें? एरर है बच्चे, एवरी सिंगुलर होता है, कार्स प्लूरल लिखा हुआ है, बिलोंग्स आपका सिंगुलर है। आप ध्यान से देखिए, मेजॉरिटी किसकी बन गई? दो सिंगुलर हो गया, एक प्लूरल हो गया। जो माइनॉरिटी में गया उसको अपना धर्म त्यागना पड़ेगा, उसको बदलना पड़ेगा। जो माइनॉरिटी में गया, जो मेजॉरिटी में है उसकी सरकार बन गई। मेजॉरिटी किसकी हो गई? सिंगुलर सिंगुलर, दो सिंगुलर हो गए तो अकेला ये क्या ही कर लेगा। तो यहां पे कार्स को कार कर दिया, एवरी कार होना चाहिए। अगला पॉइंट देखिए, ईच प्लेयर ऑन द टीम हैज अ स्पेसिफिक रोल टू प्ले, क्या एरर है इसमें? कोई नहीं है, क्योंकि ईच को सिंगुलर नाउन चाहिए और सिंगुलर नाउन को सिंगुलर वर्ब चाहिए। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी सिटीजन हैज द ड्यूटी टू वोट इन द इलेक्शन, क्या एरर है इसमें? वंस अगेन एरर फ्री स्टेटमेंट, एवरी सिंगुलर नाउन लेगा और सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब लेगा, अगेन कोई एरर नहीं है। तो इस तरीके से आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट पे आते हैं बच्चे। बोथ हैंड, बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट है, बड़े ध्यान से सुनना बच्चे। बोथ का मतलब क्या होता है? हम एज एन एडजेक्टिव इसको पढ़ेंगे, क्योंकि एज अ प्रोनाउन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे बोथ ऑफ यू। देखो एज अ प्रोनाउन, जैसे कोई भी वर्ड है अगर वो प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों बन रहा है तो इसका मतलब है वो एज अ प्रोनाउन दो तरीके से लिखा जाएगा। कोई भी शब्द, चाहे वो ईच हो, चाहे वो बोथ हो, चाहे वो ईदर हो, कोई भी शब्द है ना, नीदर हो, नन हो, कोई भी शब्द, वन हो, वो दो तरीके से लिखा जाएगा। कोई भी शब्द अगर प्रोनाउन है तो वो दो तरीके से लिखा जाएगा। पहला तरीका है एज अ प्रोनाउन किसी भी शब्द को लिखने का, कि उसको डायरेक्ट आप सब्जेक्ट बना के, मतलब सब्जेक्ट की जगह लिख के सीधा वर्ब लिख दो, कोई भी शब्द।
जैसे आपने लिख दिया बोथ आर अपसेट, बोथ आर अपसेट टुडे, तो बच्चे आपने वर्ब लिख दिया इसके लिए, और जो शब्द सब्जेक्ट होता है वो केवल दो ही शब्द होते हैं, या तो वो नाउन होता है या तो वो प्रोनाउन होता है, तीसरा कुछ होता ही नहीं बच्चे। इसके अलावा अगर तीसरा कोई उसकी जगह पे आके बैठेगा तो उसको नाउन ही माना जाएगा, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। अगर कोई तीसरा आ गया, जैसे आईएनजी की फॉर्म में मेन वर्ब बन गई सब्जेक्ट, वो नाउन है। 2+V1 के फॉर्म में बन गई सब्जेक्ट, वो नाउन है। दुनिया का कोई भी चीज अगर सब्जेक्ट की जगह पे आ गया है तो या तो वो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो प्यारे साथियों, मेरे बच्चों, यहां पे बोथ आपका क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, पहली बात। दूसरा तरीका होता है किसी भी शब्द का जो एडजेक्टिव भी होते हैं वो प्रोनाउन में, ये पहला तरीका बताया हमने। दूसरा तरीका होता है कि आप उसके बाद ऑफ लगा दो, बोथ ऑफ, और इसके बगल में प्लूरल लिख दो, प्लूरल नाउन या तो प्रोनाउन, कोई भी चीज। जैसे हमने लिख दिया बोथ ऑफ यू। ऐसे केस में जब आप वर्ब लिखोगे तो हमेशा इसके हिसाब से वर्ब लिखोगे, बस ये पॉइंट ध्यान रखना। और हालांकि मैं प्रोनाउन नहीं एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि प्रोनाउन चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाया मैंने। अगर आपने प्रोनाउन नहीं देखा तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। बच्चा प्रोनाउन पढ़ लेना, आप जाओ, पिछला मेरी फोटो लगी होगी, उसमें प्रोनाउन लिखा होगा, और इधर टॉप में इधर साइड इधर लिखा होता है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और नीचे लिखा होता है प्रोनाउन। आप वो वाला देख लो, तो प्रोनाउन के जो 2-3 पार्ट्स हुए हैं ना, वो पूरा देख लेना, मास्टर हो जाओगे भाई साहब, खुद पढ़ाने लगोगे दूसरे बच्चों को, इतना बढ़िया चीजें वहां पे आपकी क्लियर हो जाएगी। तो बच्चे यहां पे ये 2 तरीके। अब आते हैं कि जो शब्द प्रोनाउन भी होते हैं, जब वो एडजेक्टिव बनते हैं तो कौन सी पोजीशन लेते हैं। आप जानते हो, नाउन से पहले आ जाएगा, यानी आपका ये बोथ शब्द अगर एडजेक्टिव बन गया तो ये किसी ना किसी नाउन से पहले हो जाएगा, ये एडजेक्टिव की पोजीशन। अब बोथ शब्द के लिए 2-3 पॉइंट्स हैं। पॉइंट क्या क्या है बच्चे, बड़े ध्यान से सुनेंगे आप मेरे साथ। पॉइंट नंबर 1 है कि बोथ, जिसका मतलब होता है दोनों, हमेशा हमेशा 2 के लिए होना चाहिए। ये 2 के लिए कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि केवल 1 + 1 = 2, नहीं मेरे बच्चे। 2 के लिए का होने का मतलब है कि 2 नाउन लिखे हो, चाहे दोनों ही सिंगुलर हो, चाहे एक सिंगुलर एक प्लूरल हो, लेकिन होने चाहिए 2। 3 नहीं कि बोथ रमेश, सुरेश एंड चंदन, ये गलत है, क्योंकि हमने 3 पार्ट कर दिया, रमेश, सुरेश, चंदन। अब ये गलत है, 3 नहीं हो सकता। अगर 2 से ज्यादा होता है, 3 होता है, 4 होता है, 10 होता है, तो बोथ हटेगा, ऑल लगेगा, ऑल रमेश, सुरेश एंड चंदन। और अगर केवल है रमेश एंड सुरेश या रमेश एंड हिज फैमिली, तो ऐसे केस में फिर आप बोथ लगाएंगे। तो पॉइंट नंबर 1 है बच्चे कि आप बोथ हमेशा 2 के लिए यूज करेंगे। पॉइंट नंबर 2 ये है कि आप बोथ के साथ हमेशा एंड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बच्चे, AND, एंड का यूज करेंगे। आपका एग्जामिनर एंड की जगह पे एज वेल एज लगा के एरर देगा, जैसे बोथ रमेश एज वेल एज सुरेश, ये हमेशा गलत होता है और हमेशा यही एरर आती है। और तीसरा जो बोथ का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप बोथ एंड वाले इस केस में सेंटेंस को हमेशा अफर्मेटिव रखेंगे। आप नेगेटिव सेंटेंस नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि बोथ रमेश एंड सुरेश आर नॉट कमिंग। अब ये जो नॉट कमिंग है ये गलत है बच्चे। आपका सेंटेंस अफर्मेटिव होना चाहिए। बोथ रमेश एंड नेहा आर नॉट रेडी टू गेट मैरिड, गलत है बच्चे, नॉट नहीं कह सकते आप। ये जो नेगेटिव शब्द है ना, अगर आपको 2 के लिए नेगेटिव ही बनाना है तो बोथ हैंड क्यों लगा रहे हो, नीदर नॉर लगा दो वहां पे ना। देखो बच्चे, दुनिया में हर इंग्लिश के सेक्शन में हर चीज के लिए अलग अलग है। जैसे अगर मुझे 2 के लिए बोलना है कि ये नहीं है या नहीं कर रहे हैं या नहीं कुछ भी किसी तरीके से नहीं, तो मैं बोथ हैंड क्यों लगाऊंगा। 2 के लिए तो मेरे पास नीदर है ना। आपको भूख लगेगी तो पानी थोड़ी पी लोगे आप, अगर अवेलेबल दोनों है तो। पानी पीने से भूख नहीं मिटती, क्योंकि भूख के लिए खाना है तो खाना खाइए, प्यास के लिए पानी है तो केरोसिन थोड़ी पीना है आपको, पानी पियो भाई, अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। तो वही कहानी यहां पे है कि नेगेटिव के लिए नीदर नॉर है। 2 पे नेगेटिव हुआ तो नीदर नॉर है, तो बोथ हैंड क्यों लगा रहे हो। पॉजिटिव के लिए बोथ हैंड है। समझ में आ गई बात यहां पे। तो बच्चे, आपके एग्जाम में ऐसी प्रॉब्लम्स यहां पे बोथ को लेके बनेगी। पहला सेंटेंस है बोथ जॉन एंड सरा एंजॉयज प्लेइंग द पियानो। एक और पॉइंट देख लीजिए, बोथ हैंड जैसा कि बताया मैंने हमेशा 2 के लिए है, तो 2 होने पर चीजें तो प्लूरल हो गई ना बच्चे।
कोई भी चीज एक से ज्यादा होती है तो वो प्लूरल हो जाती है। अब वो एक से ज्यादा में प्लूरल है तो बच्चे फिर यहां पर आपका जो सेंटेंस है इसको एरर बताइए। बोथ जॉन एंड सरा, सारे के कॉन्सेप्ट मिलाते। क्या सेंटेंस बोथ के साथ एंड लेके आया है? क्या बोथ हैंड ने दो को जोड़ा है? दो को जोड़ा है। क्या सेंटेंस अफर्मेटिव है? पूरा पढ़ लिया, कहीं भी नेगेटिव नहीं है, यानी अफर्मेटिव है। क्या सेंटेंस में बोथ एंड जुड़ा हुआ जो सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है उसने प्लूरल वर्ब ली है? नहीं ली है। बस यही एरर है। वी कैन नॉट राइट एस फॉर्म ऑफ मेन वर्ब विद बोथ एंड, क्योंकि एस फॉर्म अभी अभी बताया था, एस फॉर्म के साथ वो हमारा सिंगुलर हो जाता है। दूसरा, बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट्स वाज एक्साइटेड अबाउट द प्रोजेक्ट। वंस अगेन बोथ एंड हो गया, दो ही क्वांटिटी में, दो ही नंबर में आपने खत्म कर दिए। वो अब हमारी प्लूरल होनी चाहिए, आपने नहीं करी, यही गलत है। मैंने कहा ना बोथ हैंड होना चाहिए, भले आपका एक सिंगुलर एक प्लूरल हो या दोनों ही सिंगुलर हो दोनों ही प्लूरल हो, उससे मतलब नहीं, होने दो में चाहिए। अगला देखिए, बोथ कौन कौन? द कैट एज वेल एज द डॉग आर फ्रेंडली पेट्स। गलत है, क्योंकि आपने बोथ का एज वेल एज नहीं कर सकते हैं, बोथ अब वह प्लूरल चाहिए। अगला, बोथ ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क लीड टू सक्सेस। सही है। बोथ दो को ले जोड़ेगा, अब ये दोनों मिलके प्लूरल बना देंगे तो सही है। बोथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव ट्रांसफॉर्म्ड आवर। सही। चलो आगे बढ़ते बच्चे, मजा आ रहा है सभी को सीखने में? क्यों भाइयों, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई शंका, कुछ है तो बताओ। पूरा क्लियर आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को? हाँ जी, सब ठीक ठाक बा? हाँ जी भैया, कोनो डाउट तो नहीं? लवली। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा है एनफ। एनफ का मतलब क्या होता है समझाइए। हिंदी में इसको कहते हैं बच्चे, एनफ मीन्स होता है पर्याप्त। पर्याप्त होता है ना, कहते हैं एनफ है यार, इतना तो एनफ है भैया, भैया इतना एनफ है भैया एनफ। तो एनफ जो है ना, ये दो तरीके से काम करता है। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है ये दो तरीके से काम करता है। एनफ दो तरीके से काम करता है। ये एक एडजेक्टिव भी है और एक एडवर्ब भी है दोस्तों। एनफ दो तरीके से काम करता है, एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। चलो मुझे बताओ, अगर ये एडजेक्टिव है तो किसको क्वालिफाई करेगा? नाउन या प्रोनाउन को। और अगर ये एडवर्ब है तो किसको करेगा? किसी दूसरे एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब को। दोनों केस समझाता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एनफ जिसका मतलब होता है बच्चे पर्याप्त, एनफ जिसकी मीनिंग है, मीनिंग ऑफ विच इज पर्याप्त। हिंदी में इसको पर्याप्त कहते हैं। जैसे कहते हैं ना भैया इतना, ये इतनी शुगर एनफ है हमारे लिए, इतना चीनी एनफ है भैया, बस आपका 2 मिनट चाहिए, 2 मिनट में हो जाएगा। हाँ भैया एनफ है। हाँ भैया 2 रोटी बस, इतने पेट भर जाएगा। हाँ भैया हमारे लिए 2 रोटी एनफ है। एनफ 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 है ना। अरे भैया वो काफी सुंदर। एनफ मतलब होता है पर्याप्त या तो काफी। अब आपने किसी को देखा, आपने कहा अरे यार मैंने देखा उसको काफी सुंदर, भैया आपके बगल में जो पार्क खुला है ना भैया, काफी सुंदर पार्क है भैया, आपका शहर काफी साफ सुथरा है भैया, काफी साफ सुथरा है, पर्याप्त साफ सुथरा है या काफी साफ सुथरा है आपका शहर। यानी इन सब जगहों पे हम काफी या पर्याप्त जैसे वर्ड्स यूज करते हैं। आप मेरी इन सेंटेंसेस में अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो मैंने बोला कि काफी साफ सुथरा है, उसके पास काफी पैसा है, जाके उससे बोलो ना, दे देगा तुमको। काफी पैसा है, दैट इज मनी, एनफ मनी। सो हम यहां पर जब एनफ शब्द का यूज कर रहे हैं तो एनफ शब्द हम दो चीजों के लिए यूज कर रहे हैं, कभी नाउन के लिए तो कभी किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के लिए यूज कर रहे हैं। बस एक बात याद रखिएगा, जब कभी भी ऐसा लगे कि एनफ किसी नाउन के लिए है, यानी किसी नाउन को आप कह रहे हो कि वो काफी है या पर्याप्त है, तो आप हमेशा उसके पहले आपको एनफ लिखना है। क्यों? क्योंकि नाउन के लिए एडजेक्टिव आएगा, एनफ एडजेक्टिव बनेगा, और एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है। तो ENOUGH हमेशा नाउन के लिए होने पर उसके पहले लिखा जाएगा। यह बात दिमाग में लॉक करो। और ये कुछ नया नहीं है, ये हम काफी देर से यही पढ़ रहे हैं कि एडजेक्टिव बनेगा, अगर कोई भी शब्द एडजेक्टिव है तो नाउन से पहले आएगा, तो नाउन से पहले लगा दीजिए। तो बच्चा ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरे पे आते हैं, इसका तो पोजीशन हो गया, अब इसमें आ जाइए। अगर किसी एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब के लिए आपने कहा कि वो काफी है, तो उसके लिए एनफ हमेशा उसके बाद लिखा जाएगा। यह बात दिमाग में लॉक कर लीजिए, और एग्जामिनर इसी को स्विच करेगा। जहां पे पहले लिखना है वहां पे बाद में लिखेगा, और जहां पे बाद में लिखना है वहां पे पहले लिखेगा।
आपको यही ध्यान देना है कि कहां पे पहले होना चाहिए और कहां पर बाद में होना चाहिए। अब जैसे मैंने कहा उसके पास काफी पैसा है, काफी पैसा है, पैसा दैट इज मनी। मनी एक नाउन है इसलिए एनफ इसके पहले लिखा जाएगा। काफी उसके पास टाइम है, टाइम ही टाइम है, एनफ टाइम। उसके पास बहुत सारी खबर है, एनफ इंफॉर्मेशन, उसके पास एनफ इन्फो है ना। उसके पास बहुत सारे सवाल है, बहुत सारी ये है, बहुत सारी इंक्वायरी है, बहुत सारी ये है, मतलब काफी है, काफी है, काफी है। कोई भी चीज एनफ है, नाउन है, अनकाउंटेबल है, उसके साथ एनफ लगा दो। बस ध्यान रखना उसके पहले लिखना है एनफ। अब बात आती है यहां पे दूसरी वाली जो हमने यहां पे सेकंड पोजीशन दी एडजेक्टिव और एडवर्ब को लेकर। एडजेक्टिव और एडवर्ब के केस में एनफ को उसके बाद लिखना है। जैसे अगर कोई बोले यार ये काफी लंबा है, यार ये काफी लंबा है सांप, ये सांप काफी लंबा है, तो सांप काफी लंबा है यानी सांप टॉल है। तो आपके एग्जाम में एरर होगी एनफ टॉल, जो कि गलत है। आपको क्या लिखना है बच्चे? टॉल एनफ, ENOU, टॉल एनफ, स्मार्ट एनफ, ब्यूटीफुल एनफ, हैंडसम एनफ, है ना, इंटेलिजेंट एनफ, ब्रिलियंट एनफ। आपको एडजेक्टिव के बाद एनफ लिखना है, एडवर्ब के बाद एनफ लिखना है। यह बात दिमाग में जाने दीजिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये जो एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद लिखा जा रहा है ना दोस्तों, ये एडजेक्टिव या एडवर्ब हमेशा पॉजिटिव डिग्री के होने चाहिए। अगर आपने डिग्री कंपैरेटिव कर दी तो भी गलत है, सुपरलेटिव कर दी तो भी गलत है। जैसे आपने लिखा ही इज गुड एनफ, गुड एनफ इज करेक्ट, लेकिन अगर कहीं पर आपने बेटर इनफ पढ़ लिया तो ये गलत है, दिस बेटर इज रॉन्ग। कहीं पर बेस्ट इनफ पढ़ लिया तो ये तो और भी गलत है, बेस्ट इनफ इज ऑल्सो रॉन्ग। यू कैन नॉट राइट सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव विद एनफ। एनफ के साथ दो ही प्रकार की एरर बनेगी जब ये किसी एडजेक्टिव एडवर्ब का क्वालिफायर होगा। पहली एरर बनेगी कि इसके साथ एडजेक्टिव की डिग्री गलत कर देंगे, और दूसरी एरर बनेगी एडजेक्टिव एडवर्ब के लिए उसके पहले लिख दिया तो गलत है। जैसे गुड एनफ इज करेक्ट, एनफ गुड इज रॉन्ग। ही इज एक्सपीरियंस्ड एनफ करेक्ट, ही इज एनफ एक्सपीरियंस्ड इज रॉन्ग, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड ही का एडजेक्टिव है दोस्तों, पास्ट पार्टिसिपल, और ये एडजेक्टिव है तो एनफ को बाद में लिखना पड़ेगा। ही इज एक्सपीरियंस्ड एनफ इज करेक्ट। तो आई थिंक यहां पे एनफ के कॉन्सेप्ट आपको समझ में। अब आ जाओ कुछ सवाल देखते हैं बहुत ध्यान से। शी डिड नॉट हैव टाइम एनफ टू फिनिश द असाइनमेंट, कहां एरर है बच्चे? क्या ये सही है? टाइम एनफ, एनफ टाइम, जो आपको ठीक लगे बताइए। ही डिड नॉट हैव क्या टाइम, यानी कि ये टाइम आपके हैव का नाउन है, ऑब्जेक्ट है, और अब नाउन के लिए एनफ पहले आएगा, क्योंकि नाउन के लिए एडजेक्टिव होता है वर्ड, और एडजेक्टिव नाउन से पहले होता है, यानी ये यहां पे लिखा जाएगा। चलो दूसरे का बताओ। देयर इज एनफ फूड फॉर एवरीवन एट द पार्टी, क्या गलती है इसमें? देयर इज नो एरर। वंस अगेन फूड इज अ नाउन एंड नाउन से पहले लिखा हुआ है। नेक्स्ट पे आइए। ही इज एनफ स्ट्रॉन्ग टू लिफ्ट दैट हैवी बॉक्स, गलत है, क्योंकि ही एक प्रोनाउन है जिसके लिए स्ट्रॉन्ग शब्द एक एडजेक्टिव हुआ, और एनफ एडजेक्टिव के लिए होने पर उसके बाद में लिखा जाएगा, तो होना चाहिए ही इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू लिफ्ट दैट हैवी बॉक्स। नेक्स्ट, दे डिड नॉट स्टडी एनफ फॉर द एग्जाम एंड फेल्ड। दे डिड नॉट स्टडी, स्टडी के लिए आपने एनफ शब्द लिखा है, तो यानी कि वर्ब के लिए लिखा हुआ वर्ड एडवर्ब हो गया, और एडवर्ब हुआ तो उसके बगल में आएगा वर्ब के लिए। वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब किसी के लिए भी होगा बगल में आएगा, बाद में आएगा उसके। नाउन के लिए होगा तो पहले आएगा। तो दे डिड नॉट स्टडी एनफ फॉर द एग्जाम एंड फेल्ड। आगे आ जाइए। इज दिस रूम बिगर एनफ फॉर ऑल द गेस्ट्स? डिग्री गलत कर दी उसने, एनफ को डिग्री चाहिए पॉजिटिव, बिग एनफ चाहिए, बिगर एनफ नहीं। नेक्स्ट एंड लास्ट, वी हैव एनफ मनी saved, we have enough money saved to go on vacation. Money is a noun जिसके पहले enough is correct. तो ये पार्ट यहां पे सही हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है एल्डर एंड ओल्डर। बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में आता है और बच्चा लोग एकदम कंफ्यूज हो जाता है, कहां क्या लगाएं क्या ना लगाएं। तो सुनिए, सबसे पहली बात क्या होता है, एल्डर एंड ओल्डर दोनों का मतलब होता है उम्र में बड़े होना। ये मेरा बड़ा भाई है, ये मेरा बड़ा दोस्त है, ये मेरे बड़े पड़ोसी है, ये मेरे बड़े ये हैं, ये बड़ा है, ये उससे बड़ा है, ये उसका बड़ा भाई। तो मतलब बड़े के सेंस में हम एल्डर और ओल्डर लगाते हैं। थोड़ा एक बात ध्यान से देखिए,
जो एल्डर है वो अपने आखिरी में ER लिया हुआ है, जो ओल्डर है उसने भी अपने आखिरी में ER लिया हुआ है, यानी दोनों ही ER लेके बैठे हैं, तो दोनों ही आपके कंपैरेटिव डिग्री में हो गए और केवल दो के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। पहली बात, अगर दो से ज्यादा चार भाइयों में ये भाई सबसे बड़ा है तो क्या करेंगे, तब हम इनकी सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे। जो एल्डर है वो ELDEREST हो जाएगा और वो बन जाएगा वर्सेस एल्डेस्ट, सॉरी ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट क्या लिख दिया मैंने, इसको एल्डेस्ट करो, एल्डेस्ट ओल्डेस्ट। बच्चे ये सुपरलेटिव, अब ये दोनों इस्तेमाल किए जाएंगे हमेशा मोर देन 2 के लिए। 2 से ज्यादा में अगर कोई बड़ा है, ये मेरा सबसे बड़ा भाई, ही इज माई एल्डेस्ट ब्रदर, तो हमेशा ध्यान रखें। अब तो एक ये पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट समझिए प्यारे भाइयों, डिफरेंस इन दोनों में यह है कि जब कभी भी कोई फैमिली में अगर कोई बड़ा है, फैमिली में बड़ा है, तो वहां पे एल्डर लगाइए, जो कि भाई भाई होंगे कुछ भी, और अगर कोई नॉन फैमिली में बड़ा है तो वहां पे ओल्डर लगाइए। पहली बात, पॉइंट वाइज समझते चलिएगा। मैंने 2 पॉइंट आपको बताया अभी तक, 2 के लिए एल्डर ओल्डर, 2 से ज्यादा के लिए एल्डेस्ट ओल्डेस्ट। डिफरेंस इनमें यह है कि जब फैमिली में कोई बड़ा होगा तो वहां पे एल्डर लगाना है, जब नॉन फैमिली कोई बड़ा होगा तो वहां पे ओल्डर लगाना है। पहली बात। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात देखिए प्यारे साथियों, जब कभी भी आप एल्डर लगाते हो, कंपेयर कर रहे हो आप, तो एल्डर लेता है प्रीपोजिशन टू, ध्यान रखिएगा। और अगर आप ओल्डर लगाते हो तो ओल्डर लेता है अपने साथ कंजंक्शन देन, ओल्डर देन एल्डर टू, ये होता है, ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। ओल्डर देन एल्डर टू, ओल्डर देन एल्डर टू, ओल्डर देन एल्डर टू। इसीलिए कंपैरिजन जब करते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, ही इज एल्डर टू मी, और दूसरे वाले में अगर मैं लिखूं ही इज ओल्डर देन आई एम, सेम नहीं होगा क्योंकि टू है, यहां पे सेम किया जाएगा, सब्जेक्ट टू कंपैरिजन, ये सब पढ़ा चुका हूं मैं पहले भी। तो अभी इस तरीके से लिखेंगे, एल्डर टू लिखेंगे, ओल्डर देन लिखेंगे। चलो आगे आ जाओ, इसी पर करते हैं कुछ सवाल, बहुत सारे सवाल है। आप देखो बच्चे प्रैक्टिस कितना करा रहा हूं, है ना। YT के बैचेस में, यूट्यूब के बैचेस में, यूट्यूब पे अगर कोई क्लास चलती है तो इतना डिटेल में कोई पढ़ाता है क्या, लेकिन आपके लिए बच्चे एंजॉय करिए, इंग्लिश को बेहतर बना लीजिए, बस कुल मिला के ये है। 17,500-18 हजार बच्चे हमारे सिलेक्ट है बच्चे, करोड़ों में व्यूज बच्चों ने देखे हैं, करोड़ों की संख्या में बच्चों ने देखे हैं, पता नहीं आई थिंक 200-250 मिलियन व्यूज हैं यूट्यूब पे टोटल, सब जगह का मिला के जो बच्चों ने देखा है, आप सभी का प्यार मिला है। क्योंकि ऐसी क्लासेस होंगी तो देखना तो हर बच्चे का बनता ही है। बच्चे शेयर अपने आप ही कर देते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं होती, अपने आप ही शेयर कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भैया ये मेरे लिए बेनिफिशियल है तो मेरे हर किसी तक पहुंचनी चाहिए। और एक बच्चे के कांटेक्ट में 40-50 लोग तो होते ही हैं, मोबाइल निकालेंगे तो व्हाट्सएप पे 100-200 लोग कनेक्ट होते हैं। मैं कहता हूं कम से कम 50 भी हुए, और एक ने 50 को किया और उन 50 ने आगे 50 को किया, अपने आप वीडियो वायरल हो जाती है। तो बच्चे ये शुरुआत है, अब आप ही सपोर्ट करेंगे तभी दृष्टि SSC ये यूट्यूब चैनल हर बच्चों के बीच में पहुंचेगा, ठीक है। आपने UPSC में तो बहुत प्यार दिया, हर किसी के दिलो दिमाग पे एक ही नाम होता है, लेकिन अब बारी है SSC वर्टिकल की, जिसको मिनी UPSC कहा जाता है बच्चे। SSC CGL मिनी UPSC ही है ना। सो एक अच्छी जॉब है और हर किसी तक पहुंचे इस तरीके की क्लासेस, तो हर बच्चे का भला हो पाएगा। तो शेयर वेयर आराम से अपने हिसाब से जितने भी लोग हैं सबको करते रहना। चलो, दिस बिल्डिंग इज ओल्डर देन दैट वन। अब ध्यान से देखिए, बात यहां पर कंपैरिजन हो रही बिल्डिंग की बिल्डिंग के साथ। अब मैंने अभी आपको बताया परिवार में कोई बड़ा है या परिवार के बाहर कोई बड़ा है, तो उसके लिए हमने एल्डर ओल्डर अलग अलग दोनों का चुना। यहां पे तो कोई परिवार ही नहीं, यहां तो बिल्डिंग है, तो ये कुछ नया मिल गया। अब नया में क्या करना है, जब कभी भी किसी नॉन लिविंग थिंग, हमेशा याद रखिएगा कोई निर्जीव वस्तुओं में कोई बड़ा होता है तो वो हमेशा ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट चलता है बच्चे, हमेशा ध्यान रखिएगा। और उस केस में उसको बड़ा नहीं कहते, उसको पुराना कहते हैं। निर्जीव वस्तु बड़ा या छोटा नहीं होती, उसको नया या पुराना बोला जाता है, तो ये पुराना हो जाएगा।
जानवरों में कोई अगर बड़ा है, पक्षियों में कोई बड़ा है, तो वो ओल्डर ही है। इंसानों में ही परिवार अगर है तो वो एल्डर है दोस्तों। तो पहले वाले सेंटेंस में दिस बिल्डिंग इज ओल्डर देन दैट वन, क्या कहना सही रहेगा? बिल्डिंग के लिए हम ओल्डर ही लगाएंगे और ओल्डर के साथ देन लगाएंगे, सही है सेंटेंस। आगे आ जाइए, शी इज ओल्डर देन हर कजिन। प्यारे बच्चों, शी इज ओल्डर देन हर कजिन, सही है गलत है? कजिन से वो शी इज ओल्डर देन हर कजिन, सही है गलत है? कजिन है भाई, है तो भाई ना, चचेरे भाई, भाई बहन। तो भाई बहन, कोई भी बहन हो, फैमिली हो गई ना भाई, कजिन यानी कि फैमिली हो गई। तो फैमिली हो गई तो भाई साहब यहां पे ओल्डर देन मत लगाइए, यहां पे लिखिए एल्डर टू। आगे आ जाइए, माय ओल्डर सिस्टर, अगर वो सिस्टर है तो वो ओल्डर कैसे हो सकती है? वो एल्डर होगी हमेशा। द सन ऑफ माई अंकल इज एल्डर टू मी, मेरे अंकल का जो बेटा है वो मुझसे बड़ा है। अंकल का बेटा यानी कि अपना भाई हो गया, परिवार हो गया, और परिवार के लिए हम एल्डर ही लगाते हैं, तो करेक्ट है, एल्डर के साथ टू भी सही है। माई सिस्टर इज ओल्डर, वंस अगेन बच्चे, बहन है तो ओल्डर नहीं होगी, बस वो होगी एल्डर, और एल्डर के बाद देन नहीं टू लगाते हैं। अगला देखो, दिस हाउस इज ओल्डर देन दैट वन, दिस हाउस इज ओल्डर, ओल्डर क्योंकि हाउस है, सेम हो गया यार, ये तो ऊपर ही आ गया, उधर बिल्डिंग है, यहाँ पे हाउस है, ओल्डर देन करेक्ट। ही इज द एल्डर ऑफ द टू सिबलिंग्स। अब बताइए, आपने यहां पे द आर्टिकल तब लगाना है जब सुपरलेटिव डिग्री होती है, और सिबलिंग्स की संख्या जब दो ही है तो सुपरलेटिव हो नहीं सकती। तो ही इज एल्डर ऑफ द टू सिबलिंग्स, ये कहानी बनी। अब एक आपको आर्टिकल जब पढ़ाऊंगा मैं, तो आर्टिकल में एक कॉन्सेप्ट है ऑफ द टू का, ये दिमाग में लॉक कर लीजिए कि जब कभी भी दो के लिए आप इस तरीके से लिखें, ऑफ द टू, ऑफ हिज टू, ऑफ हर टू, ऐसा कुछ भी, तो लगी हुई कंपैरेटिव डिग्री अपने साथ आर्टिकल दा लेती है। ये आर्टिकल दा में भी आप पढ़ेंगे और अभी यहां भी पढ़ लीजिए। तो बच्चे यहां पे जो द आर्टिकल कट गया था एल्डर के साथ, वो लगेगा क्योंकि ऑफ द टू आपने यहां पे मेंशन किया है, इसका मतलब यहां पे ये द आर्टिकल। तो जो यहां पे ऐसे मतलब मैंने आपकी तरफ से कि भैया द आर्टिकल आ गया, एल्डर के साथ दा नहीं आएगा, एल्डेस्ट हो नहीं सकता, काट दिया, लेकिन नहीं कटेगा क्योंकि आगे ऑफ द टू इसका सपोर्ट कर रहे हैं। वी शुड रिस्पेक्ट हमारे बड़ों का, एल्डर्स इज करेक्ट, ठीक है। तो ये रहे आपका एल्डर ओल्डर। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, फर्दर एंड फार्दर, बहुत ही शानदार है। मैं यहां पे फार्दर को फार से समझाता हूं, जो कि FAR है, और फार का मतलब होता है दूर। तो जब दूरी से रिलेटेड बात करी जाए तो वहां पे फार वाला शब्द यूज कर लीजिए, फार्दर। एंड फर्दर का मतलब होता है नेक्स्ट, फर्दर, फर्दर क्वेश्चन, फर्दर इंक्वायरी, फर्दर इंफॉर्मेशन, अगला जिसको हिंदी में कहते हैं, राइट। एग्जाम में इसी का पलट देते, फर्दर का फार्दर कर देते, फार्दर का फर्दर कर देते, बस यही गलती ना होने पाए। और इसको समझिए इन सेंटेंसेस से, वी नीड टू डिस्कस दिस मैटर फार्दर बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। फार्दर, हमें ये मैटर को दूर, अरे दूर मतलब आगे डिस्कस करना है, डिस्टेंस नहीं कवर कर रहे हो आप यहां पे, इसलिए फार्दर नहीं बल्कि फर्दर होना चाहिए। बहुत ध्यान से बच्चों, बहुत ध्यान से। द हाइक विल टेक अस फर्दर इनटू द वुड्स, वुड्स यानी कि जंगल, जंगल में आप दूरी तय करेंगे, तो ये फर्दर नहीं बल्कि ये फार्दर होना चाहिए, समझना पड़ेगा यहां पे। आफ्टर रिव्यूइंग द एविडेंस द डिटेक्टिव डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और आगे इन्वेस्टिगेट आगे का है ना, तो दिस फर्दर इज करेक्ट। चलिए, इन तीनों में अगर कोई एरर है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, समझ में आ गया ना अच्छे से। तो इन तीनों में अगर कुछ एरर आपको दिखती है तो कमेंट करिए, और बाकी बच्चे बताएंगे कि आपका सही है या आपका गलत है, ठीक है। तो कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों इन तीनों क्वेश्चंस का। उम्मीद करता हूं समझ में फर्दर फार्दर आ गया। अगला लिखा हुआ है लेटर और लेटर, बहुत ही प्यारा शब्द है बच्चे। आप कभी कभी आप देखो किसी को फोन करो तो उधर से जवाब आता है ना, दिस पर्सन इज बिजी, प्लीज ट्राई लेटर। वो जो लेटर होता है ना, वो LATER होता है, जिसका मतलब होता है बाद में, कुछ समय के, कुछ समय के बाद में, ठीक। और लेटर का मतलब होता है दो में से
बाद वाला, पहला वाला नहीं, बाद वाला। दो में से, क्यों? क्योंकि ER जुड़ा हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री दो के लिए ही होगी। तो ये आपके बाद वाला, दो में से बाद वाला के लिए हम लेटर लगाते हैं और लेटर लगाते हैं। थोड़ा स्पेलिंग देखिएगा, लेटर की स्पेलिंग LATT, ए है, ई नहीं है, पत्र हो जाएगा फिर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। आई विल कॉल यू लेटर। लेटर या लेटर, क्या होना चाहिए? लेटर होना चाहिए, सही कर लीजिएगा। आगे बढ़िए। शी फिनिश्ड हर होमवर्क लेटर इन द इवनिंग। लेटर या लेटर? शी फिनिश्ड दिस होमवर्क, हर होमवर्क लेटर इन द इवनिंग, यानी उसने शाम को देर से, बाद में, तो बाद में क्या? समय के। एक और पॉइंट बताता हूं बच्चे, ये जो लेटर है ये हमेशा टाइम के लिए आता है, और जो लेटर है वो पोजीशन के लिए आता है। पोजीशन, बाद वाला एक ये है, एक ये है, दोनों की अपनी अपनी पोजीशन है, तो बाद वाले की पोजीशन, उसको कहेंगे लेटर। तो यहां पे शी फिनिश्ड हर होमवर्क, शाम को होमवर्क उसने बाद में किया, तो समय के बाद में किया, पोजीशन के बाद में? समय के, तो समय के लिए हम लेटर ही लगाएंगे। करेक्ट। आई लाइक आइसक्रीम एंड केक बट आई प्रिफर द बाद वाला, है ना? मेरे को ये पसंद है, ये पसंद है, लेकिन मैं बाद वाले को प्रिफर करता हूं। बाद वाला, दो के लिए बाद वाला, क्या लिखेंगे यहां पे? लेटर। आगे, he studied history and math but he found the last easier। जब बात ही दो की हो रही है तो लास्ट कैसे हो सकता है? हिस्ट्री और मैथ्स में found the latter easier। आ रहा है समझ में? इसी प्रकार से ये पार्ट भी मैं आपको कहता हूं, आप इसको भी, इसमें कोई एरर है जो कि है ही है, आप खोज के कमेंट बॉक्स में लिखिए सबके आंसर्स। ठीक है बच्चा, सारे आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में लिखिए किसमें क्या एरर है, बाकी बच्चे उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। कहीं भी डाउट है तो मुझसे पूछेगा। बच्चे अभी अभी एक लास्ट को हटाया गया था, एक शब्द यहां पे लिखा हुआ है लेटेस्ट। आप जब कभी भी कहीं पे जाते हैं तो आप बोलते हैं ना, भैया कुछ लेटेस्ट डिजाइन हो तो दिखाइए। हाँ, जारा का दिखाइए भैया, जारा का है लेटेस्ट डिजाइन दिखाइए। ये वाला भैया बहुत घिसा पिटा है, अब भैया कुछ लेटेस्ट आया हो तो दिखाइए ना। मतलब क्या है? जो अभी अभी का है, एकदम करंट का है। क्या है? एकदम करंट का है, अभी अभी का है, उसको दिखाइए। बिल्कुल अभी अभी का है, उसको दिखाइए। अच्छा, लास्ट का मतलब होता है एकदम अंतिम, लेकिन एक कंडीशन है, दो से ज्यादा होने चाहिए। अभी आपने एक चीज देखा मैंने आपको बोला LATTER लगा दो, लेटर मतलब होता है बाद वाला। तो अगर कोई दो, जैसे मान लीजिए एक क्लासरूम है, उसमें दो ही रोज है, एक ये बच्चा बैठा है, एक उसके पीछे बैठा है। तो अगर मैं, एक आगे बैठा है, एक पीछे बैठा है, और मैं इधर खड़ा हूं, तो मैं बाद वाला, दो ही है, तो जो यहां पे बैठा हुआ है ये मेरा हो गया लेटर। और अगर दो से ज्यादा है, मैं यहां पे खड़ा हूं, एक बच्चा, दो, उसके 3 4 5 ऐसे, तो मैं अब अगर इसकी बात करूंगा तो मैं इसको लेटर नहीं बोलूंगा, मैं इसको सेकंड बोलूंगा, मैं इसको थर्ड बोलूंगा, और इसको बोलूंगा मैं लास्ट, क्योंकि ये दो से ज्यादा हो गया। बात समझ में आ रही है? तो मैं अब इसको लास्ट बोलूंगा। पेन ही ना चल रहा। ठीक है, अगली बात समझ में? तो लेटर तब है जब दो ही है और दो में आखिरी वाला है, और अगर दो से ज्यादा है तो दूसरा वाला जो होगा वो लास्ट नहीं होगा बच्चे। ठीक है, एक बार चेक करिए उसको लगा के। तो इस तरीके से यहां पे ये पॉइंट्स आपके बने। अब आ जाओ, इस पर सवाल कैसे बनते? ऐसे सवाल बनेंगे जैसे आई जस्ट रिसीव द लेटेस्ट न्यूज अपडेट। तो लेटेस्ट न्यूज अपडेट का मतलब यहां पे न्यूज अपडेट लेटेस्ट ही तो होगी। लेटेस्ट आपके टाइम के लिए होता है और लास्ट जो होता है वो आपकी पोजीशन के लिए, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे उसके पहले वाला था। तो लेटेस्ट न्यूज अपडेट ही होता है ना बच्चे? अगला लिखा है द लास्ट कुकी इन द जार वॉज डिलिशियस। कुकी में, जार में बहुत सारी कुकीज थी, लास्ट कुकी सही है, ये भी सही है, आखिरी कुकी। फिर अगला, शी बॉट द लेटेस्ट स्मार्टफोन मॉडल। अब लास्ट कोई मॉडल थोड़ी खरीदेगा, लेटेस्ट ही हो जाएगा। दिस इज द लेटेस्ट चांस। लेटेस्ट चांस नहीं होता, लास्ट चांस होता है टू बाय टिकट्स, है ना? ये दोनों के आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में दोस्तों। क्या आंसर है इन दोनों क्वेश्चंस में? कोई एरर है कमेंट में लिखिए, नहीं है नो एरर लिख दीजिएगा। संडेस पूरा पूरा लिख के कहिएगा नो एरर। ये अगला कॉन्सेप्ट बहुत शानदार है, बड़ा कंफ्यूज करता है बच्चों को, आज के बाद कभी जिंदगी में नहीं करेगा। बच्चे ध्यान से सुनना, आपने पढ़ा होगा या सुना होगा लिटिल, आ लिटिल एंड द लिटिल। क्या दिक्कत है बच्चे, क्या कंफ्यूजन होती है? लिटिल, आ लिटिल एंड द लिटिल में क्या अंतर है?
होता है ना कंफ्यूजन, कहां पे कौन सा लगाएं, बताते हैं। इनके बीच के डिफरेंस जानने से पहले इनमें कुछ सिमिलरिटी है वो जानिए। लिटिल, आ लिटिल एंड द लिटिल, इनका इस्तेमाल हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ करिएगा, और अगर सब्जेक्ट के साथ लग जाए तो हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाइएगा। ये दिमाग में लॉक कर लीजिए। पहली बात, यही कॉन्सेप्ट लिटिल में भी है, आ लिटिल में भी है, द लिटिल में भी है। पहली एरर जो बनेगी एग्जाम में वो बनेगी इसको काउंटेबल के साथ लगा देगा। दूसरी एरर बनेगी अनकाउंटेबल के साथ लगा होगा लेकिन वर्ब प्लूरल कर देगा। ये दोनों से बच के रहिएगा। अब आते हैं इनके डिफरेंस के बारे में, क्या अंतर है तीनों में। मेरे प्यारे भाइयों, लिटिल शब्द का मतलब होता है ना के बराबर, ना के बराबर, दैट इज नो। अगर बोला जाए कहीं पर, आपको जैसे बोला गया, कोई सेंटेंस लिखा हुआ है आपका, इन तीनों का मतलब होता है थोड़ा, हिंदी में थोड़ा कहते हैं। अब ये थोड़ा की तीन डेफिनेशन बनेगी। पहली डेफिनेशन होगी ना के बराबर। जब कभी भी कोई सेंटेंस में जहां पे भी आपको नहीं समझ में आ रहा कि यहां पे लिटिल आएगा, आ लिटिल आएगा, क्या आएगा, तो आप एक बार उस जगह पर, उस लिटिल की जगह पर या आ जो भी लिखा हुआ है उसकी जगह पर एक बार नो लिखो, नो। अगर नो लिखने के बाद सेंटेंस को पढ़ने पर सेंटेंस बिल्कुल सही आ रहा है तो बेटा वहां पे लिटिल आएगा, क्योंकि लिटिल का मतलब ही होता है नो, ना के बराबर, ना के बराबर, दैट इज लिटिल। तो वहां पे हम लिखेंगे क्या, लिटिल। आ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा। अनकाउंटेबल नाउन जब थोड़ा बहुत के सेंस में हो तो उसको हम आ लिटिल बोलते हैं। और द लिटिल का मतलब होता है जितना है वो पूरा का पूरा, जितना है वो पूरा का पूरा, हम उसके लिए यूज करेंगे बच्चे द लिटिल। जितना है, मैं ये नहीं कहता पूरी दुनिया का पूरा, नहीं 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 नहीं, वो नहीं। जितना है, जहां पर जिस सेंटेंस में जिस जगह के लिए, जहां पे जिस नाउन के लिए बात हो रही उसका पूरा का पूरा। अभी सब पे एग्जांपल दूंगा लेकिन बात पहले दिमाग में जाने दीजिए। इसको समझते कुछ इस तरीके से। मेरे पास ये एक गिलास पानी है, एक गिलास पानी। अब इस एक गिलास पानी से मेरे को अगर गले में खराश होने लगे तो मैं क्या करूंगा, मैंने गिलास उठाया, पिया। मैंने इस गिलास से कितना पानी पिया, लिटिल पानी, आ लिटिल वाटर, द लिटिल वाटर। कितना पिया मैंने, ऑब्वियसली थोड़ा सा पिया ना मैंने, ना के बराबर तो पिया नहीं कि मैंने ऐसे जीभ छुआ के बाहर निकाल ली, नहीं ना। तो इसका मतलब थोड़ा पानी पिया मैंने, तो मैं बोलूंगा आई टुक या आई ड्रैंक आ लिटिल वाटर। और जितना है, अगर मैं ये पूरा ही पी जाऊं तो मैं बोलूंगा मैंने पानी कितना पिया, आई ड्रैंक द लिटिल वाटर ऑफ द ग्लास। द लिटिल वाटर, द लिटिल वाटर। अब इसका मतलब यह नहीं कि मैंने समुद्र पी लिया भाई साहब, मैंने ग्लास का पूरा पानी पिया। ध्यान से समझिएगा, मैंने ग्लास का पूरा पानी पिया, जितना है उसका पूरा का पूरा। जब यह ग्लास भरी थी तब पूरा पी जाता तो भी द लिटिल है। यह ग्लास यहां पर 80% भरी हुई है, 75%, 70% भरी हुई है, अभी पूरा पी जाऊं तो भी ये पूरा द लिटिल होगा। अगर मैं और पी के यहां तक बचा दूं और उसके बाद मैं बोलूं भाई साहब जितना बचा है लो अब तुम ही पी लो, और हमने पूरा फिर पी लिया, उसके बाद इतना बचा था तो पूरा पी लिया, वो भी द लिटिल है। यानी द लिटिल का मतलब है जितना लेफ्ट है वो पूरा का पूरा, दैट इज द लिटिल। तो आ लिटिल मतलब थोड़ा, द लिटिल मतलब पूरा, और लिटिल मतलब बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं का मतलब, मैंने देखा पानी बहुत गर्म था, कभी कभी होता ना चाय गर्म एकदम सी आ जाती, गरम गरम चाय एकदम से एकदम तलब सी लगी होती और हम ऐसे किया तो भाई चाय छू भी नहीं पाए, और उसका जो धुआं निकल रहा था ना बस वही सूंघ के निकाल लिया उसी को खींच के। इसका मतलब मैंने चाय नहीं पी। तो मैंने चाय नहीं पी तो मैंने चाय कितनी पी, लिटिल टी। आई गई बात समझ में, ये होता। अब इसको सेंटेंस में कैसे समझेंगे बच्चे, सेंटेंस से समझते हैं। चलो पहला सेंटेंस है आई हैव लिटिल टाइम टू फिनिश माई होमवर्क। अभी यहां पे आई हैव लिटिल टाइम होगा या आ लिटिल होगा। देखो द लिटिल समझ में आसानी से आ जाता है, क्योंकि अगर आप बोलो ऑल, द लिटिल दैट मींस ऑल, तो ऑल लिखो तो द, अगर ऑल का सेंस आए तो द लिटिल लगा दो, अगर नो का सेंस आए तो लिटिल लगा दो, और दोनों सेंस ना आए तो आ लिटिल लगा दो। आसान है ना। अगर ऑल का सेंस आए तो द लिटिल लगा दो, नो का सेंस आए नो तो लिटिल लगा दो, और दोनों ही ना आए, ना तो ऑल का सेंस आ रहा है ना तो लिटिल, ना तो नो का सेंस आ रहा है ना तो ऑल का सेंस आ रहा है, तो आ लिटिल लगा दो।
फिर वो आ लिटिल का सेंस आएगा। देखो अब मैं एक बार यहां पे नो लिखता हूं, पढ़ो सेंटेंस को, लिटिल हटा के नो पढ़ो। आई हैव नो टाइम टू फिनिश माई होमवर्क। होमवर्क को फिनिश करने का मेरे पास समय नहीं है। सेंटेंस सही लग रहा है ना, तो इसका मतलब यहां पे लिटिल आएगा, और लिटिल ऑलरेडी गिवन है। भाई मेरे पास समय नहीं है होमवर्क करने का सर, मैं नहीं कर पाऊंगा, सॉरी, मैं ऐसे ही सबमिट कर दूंगा, नहीं है मेरे पास समय। अब आप कहोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है, मेरे पास बहुत कम समय है होमवर्क करने का, कैसे होगा मम्मी, कल स्कूल खुलेगा, पूरा होमवर्क बाकी है। तो इसका मतलब मेरे पास समय कम है, थोड़ा है, वो भी पॉसिबिलिटी बन रही। इसका मतलब इस सेंटेंस में हम आ लिटिल भी लिख सकते हैं। सिचुएशन दोनों बन रही है बच्चे, तो दोनों ही आ जाएगा। दूसरा देखिए यहां पे, शी ड्रैंक लिटिल वाटर आफ्टर हर रन। अपनी दौड़ के बाद उसने थोड़ा पानी पिया, तो दौड़ने के बाद पानी पिया ना। अगर मैं यहां पे लिखता हूं नो, शी ड्रैंक नो वाटर आफ्टर हर रन, तो दौड़ने के बाद तो आदमी पीता ही है पानी, जब हांफता है, खांसता है, थक जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, तो डिहाइड्रेशन के बाद हाइड्रेट होता है ना, तो पानी उसने पिया। क्या लिखेंगे? आ लिटिल। नो का सेंस यहां पे नहीं आएगा, और द लिटिल तो हो ही नहीं सकता। He has little interest in playing sports। दोनों केस बनेगा। स्पोर्ट्स खेलने में उसका थोड़ा ही बहुत इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स खेलने में उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो इसका मतलब यहां पे लिटिल भी सही है और आ लिटिल भी सही है, द लिटिल नहीं हो सकता। अगला देखो, कैन यू गिव मी अ लिटिल हेल्प विद दिस टास्क। अगर आप किसी से मदद मांग रहे हो तो कुछ मदद चाहिए ना, कुछ चाहिए, तो नो नहीं हो सकता, ऑल नहीं हो सकता। कैन यू गिव मी आ लिटिल हेल्प, करेक्ट। A little sugar in the cake makes it sweet। एक बात बताओ, अगर केक मीठा है तो सुगर ना के बराबर ना तो हो नहीं सकता, पड़ा तो है उसमें सुगर, तो केवल लिटिल नहीं चलेगा। अब बारी आती आ लिटिल एंड द लिटिल। ध्यान से सुनना, अगर मैं आ लिटिल लिखता हूं, आ लिटिल सुगर, यानी कि जो कुछ सुगर है इन द केक, केक में, तो अगर केक में 100 ग्राम चीनी पड़ा है तो मैं 100 ग्राम की बात नहीं कर रहा, मैं उसमें से 10-15 ग्राम की बात कर रहा हूं, क्योंकि आ लिटिल का मतलब यही हुआ ना भाई, ये ग्लास में इतना पानी है और मैंने अगर आ लिटिल पिया तो मैंने इतना पिया, तो इसका मतलब ग्लास में पानी बचना चाहिए आ लिटिल के लिए। तो अगर मैं बात कर रहा हूं कि केक में शुगर की, तो शुगर में पूरे की बात नहीं कर सकता, मैं थोड़े बहुत तो बचने चाहिए। तो इसका मतलब जो मान लो 100 ग्राम अगर केक में शुगर है, तो उसमें से 10-15 ग्राम जो शुगर है उसने केक को मीठा बना दिया, तो बाकी क्या कर रहे हैं? खट्टा बना रहे हैं। इसका मतलब है कि केक अगर मीठा हो रहा है तो वो केवल केक में पड़े हुए शुगर में से थोड़े शुगर की वजह से नहीं, जितना शुगर पड़ा है वो पूरे शुगर ने केक को मीठा बनाया है। तो यहां पे क्या सेंस आ रहा है? ऑल। ऑल आया ना दोस्तों। तो ये जो आपका आ लिटिल है वो एक्चुअली होना चाहिए द लिटिल। द लिटिल शुगर इन द केक, यानी केक में जितना शुगर है उस पूरे शुगर ने इसको मीठा बना दिया। सेंस आ रहा है समझ में? अब ये तीनों होमवर्क में दे दूं आपको, चेक कर लोगे आप? चेक कर लेना इनको और बताना मुझे कि यहां पे क्या एरर है बच्चे, ठीक है? कमेंट करिए सब में। जो कॉन्सेप्ट आपको लिटिल आ लिटिल द लिटिल में सिखाया, सेम कॉन्सेप्ट इन तीनों के साथ है काउंटेबल नाउन में। बस हमेशा ध्यान रखिएगा, इन तीनों के साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। अगर ये सब्जेक्ट का हिस्सा होते हैं तो हमेशा प्लूरल वर्ब भी आएगी, और नियम सेम टू सेम। फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, आ फ्यू का मतलब है थोड़े बहुत संख्या में, फ्यू का मतलब ना के बराबर संख्या में, आ फ्यू का मतलब थोड़े बहुत संख्या में, द फ्यू का मतलब सारे के सारी संख्या में। समझ गए? नहीं समझे? समझाता हूं। जैसे मान लीजिए क्लासरूम में 500 बच्चे बैठे थे, कुछ बच्चे उसमें से उठे और चले गए। किसी ने पूछा कितने बच्चे गए? अरे सर थोड़े बहुत बच्चे गए। वो जो थोड़े बहुत गए ना, वो आ फ्यू हैं। कितने गए? एक भी नहीं गए, तो केवल फ्यू है। और सारे ही उठ के चले जाए तो दा फ्यू है। आ रही बात समझ में? होता नहीं, आदमी कहता है यार शादी में भैया ओ जैसी विदाई होती ना, सारे रिश्तेदार घर से चले जाते हैं, तो सारे चले गए तो दाफ्यू रिश्तेदार चले गए। सुबह सुबह दुल्हन की विदाई हुई थी, शाम को दोपहर में जो भी है, शाम को पूजा वूजा हुई, कुछ रिश्तेदार रुक गए, बुआ फूफा मौसा जीजा ये सब रुक गए, दूर दूर के रिश्तेदार चले गए, कुछ अभी भी हैं। तो अभी कितने ठहरे हुए हैं? आफ्यू ठहरे हुए हैं। सारे चले जाएंगे तो दाफ्यू चले जाएंगे या दाफ्यू ठहरे होंगे। समझ पा रहे हो? और फ्यू का मतलब है जीरो,
ना तो एक भी गए या तो ना तो एक भी आए, जैसे भी समझा सेंटेंस आप बनाना चाहो, ठीक है। इस पर भी कुछ एग्जांपल्स है और मैं चाहूंगा ये सारे एग्जांपल्स आप खुद से क्रॉस चेक करें, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट है। जैसे फ्यू स्टूडेंट्स अटेंडेड द क्लास टुडे, इसका मतलब है या तो क्लास किसी ने अटेंड नहीं करी या तो कुछ बच्चों ने करी। ज्यादातर क्या बोलोगे आप, क्लास अटेंड करना है तो कुछ होने चाहिए ना, दैट इज अ फ्यू स्टूडेंट्स अटेंडेड द क्लास। अ फ्यू का मतलब होता है कुछ, मतलब फ्यू अ फ्यू द फ्यू तीनों का मतलब हो गया कुछ, बस फ्यू ना के बराबर नो के सेंस में, अ फ्यू ऑल के सेंस में, और अ फ्यू कुछ के सेंस में और द फ्यू ऑल के सेंस में, ठीक है। तो बाकी मैं आपको कह दे रहा हूं, आप इसको कंप्लीट कर डालिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं, मच एंड मेनी। मच एंड मेनी में मच का इस्तेमाल होता है हमेशा अनकाउंटेबल के लिए, मेनी का इस्तेमाल होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। जैसे बच्चे अगर आप मच लिखते हो तो इसके बाद हमेशा आप अनकाउंटेबल नाउन लिखोगे, जैसे मच सुगर, मच वाटर, मच ऑयल, कुछ भी अनकाउंटेबल ही आप लिखेंगे दोस्तों। और अगर आपने मेनी शब्द लिखा तो इससे मिलते जुलते दो और रूप होते हैं, अ ग्रेट मेनी और अ गुड मेनी, ऐसे भी आएंगे दोस्तों। अब आप अगर नाउन लिखोगे तो नाउन तो मेनी से ही सट रहा है ना भाई, यहां भी यहां भी यहां भी, तीनों में। तो जब यहां पे प्लूरल नाउन आ रहा है तो यहां भी प्लूरल नाउन आएगा, यहां भी प्लूरल नाउन आएगा। जब नाउन प्लूरल हो गया तो वह भी तीनों की प्लूरल हो जाएगी, ठीक। जैसे कि मच के एग्जाम्पल हो गया, अब मेनी के कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा मेनी पीपल आर, प्लूरल प्लूरल। ऐसे ही अ ग्रेट मेनी पीपल, समझ गए, फिर यहां पे भी वर्ब हो जाएगा। और ऐसे ही अ गुड मेनी पीपल आर भी ले लेगा, ठीक है। एक और कहानी बनती है बच्चे, मेनी के बाद आर्टिकल ए एन लग जाता है कभी कभी। अब ये सिंगुलर है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगी। ये पॉइंट थोड़ा दिमाग में लॉक कर लीजिए, हाईलाइट कर देता हूं मैं अच्छे से। ये पॉइंट बच्चा दिमाग में लॉक कर लीजिए। अगर मेनी अपने बगल में सिंगुलर नाउन, सिंगुलर ए एन लेके आया है तो काउंटेबल नाउन आपका सिंगुलर हो जाएगा दोस्तों, और वह भी सिंगुलर हो जाएगी। तो एग्जामिनर यही में खेलता है, याद रखना। ए एन मेनी के बाद ही होना चाहिए, नाउन से पहले। कभी मेनी से पहले मत लगा देना। जैसे कहीं लिख दिया आपने अमेनी, ये नहीं होगा कभी जिंदगी में, ये तरीका ही गलत है, ये कभी नहीं होगा। जब भी होगा मेनी आ होगा या तो मेनी एन होगा, कभी भी आ इसके पहले नहीं आएगा, भूल के भी मत लगाना, ठीक है। आ जाओ सब पे एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे देयर इज नॉट मेनी मिल्क, क्या बात है भाई साहब, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, वह भी सिंगुलर लगी हुई है, हाँ, नाउन अनकाउंटेबल है, तो मेनी कहां से आ गया, क्या होएगा यहां पे, देयर इज नॉट मच मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज। दूसरा एग्जांपल देखो, हाउ मच, जब एप्पल्स प्लूरल है तो ये मच कैसे हो सकता है, ये तो मेनी होना चाहिए। तो एग्जाम में पहली एरर आती है, मच की जगह मेनी, मेनी की जगह मच करके एरर बनाई जाती है, आपके सामने दिखा। तीसरा देखिए, है ना, अब वो भी देखो प्लूरल ही है। आई डू नॉट हैव मेनी टाइम, टाइम के लिए मेनी लिख दिया, आई डू नॉट हैव मेनी टाइम, आई डू नॉट हैव मच टाइम, क्योंकि टाइम एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहां पे होना चाहिए आपका मच टाइम, ठीक है। देयर आर टू मच, टू मच, अरे अभी अभी टू मच, मच टू वाला केस आ गया। पीपल एक नाउन है, तो देयर आर टू मच कैसे यूज कर लिया जबकि ये काउंटेबल है, तो आप इसकी जगह लिख दीजिए देयर आर मेनी पीपल इन द रूम। आगे आ जाइए, शी डज नॉट ईट मच मीट, मीट के पहले क्वांटिटी में आती है मीट, तो मच यहां पे चलेगा। इसी प्रकार से इनका भी आपको खुद से करना है, ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, आसानी से हो जाएगा, कोई बहुत टफ वाला केस नहीं है। कहीं भी कंफ्यूजन होगी तो मैं हूं बच्चे। सम और एनी में क्या डिफरेंस है, सम का मतलब होता है बच्चे कुछ, हमेशा ध्यान रखें, थोड़ा सा मैं और डिटेल में बता देता हूं। आप सम का इस्तेमाल जब भी काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे ना, तो हमेशा प्लूरल काउंटेबल रखना, या तो आप अनकाउंटेबल के साथ कर दीजिए, जैसे सम बॉयज, अगर बॉय लिखोगे तो बॉयज लिखना पड़ेगा, और अगर अनकाउंटेबल लिखोगे तो सम वाटर। तो एक ये पॉइंट थोड़ा सा सम के केस में ध्यान रखना, ठीक, ओके। दूसरा पॉइंट यहां पे आता है सम को लेके, कि सम के बाद सम वाला सेंटेंस हमेशा अफर्मेटिव होना चाहिए। अगर सेंटेंस नेगेटिव और इंटरोगेटिव है तो वहां पे सम वाले ही मीनिंग में आपको एनी लिख देना है। नहीं समझ में आया, समझाता हूं। जैसे आपने कहा
ही एट सम एप्पल्स। अब यहां पे सम आएगा या एनी आएगा, उसके लिए आप पहले तो पहचानो संडेज कौन सा है। अफर्मेटिव, सम आ गया। अब इसको कर दो संडेज को नेगेटिव। ही डिड नॉट ईट। अब बेटा यहां पे सम नहीं लिखेंगे क्योंकि संडेज में नॉट आ गया, तो आपको लिखना है एनी एप्पल। और अगर यही इंटरोगेटिव आप कर दीजिए, डिड ही ईट, तब भी आपको एनी एप्पल्स ही लिखने हैं। इंटरोगेटिव हो गया, आया समझ में? बस यही कॉन्सेप्ट बनेगा एग्जाम में। आई हैव सम फ्रेंड्स कमिंग ओवर टुडे, सही है, संडेज अफर्मेटिव है और सम के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। शी बॉट सम, प्लूरल काउंटेबल नाउन है और सेंटेंस अफर्मेटिव है, दो ही चीज चेक करना है। देयर इज सम वाटर, अनकाउंटेबल नाउन है और सम अनकाउंटेबल के साथ सही है। डू यू हैव, एनी आएगा क्योंकि इंटरोगेटिव हो गया। आई डोंट नेगेटिव हो गया तो एनी आएगा, सही है। तो पांचों सेंटेंसेस आपके करेक्ट है। आ रही बात समझ में अच्छे से दोस्तों? हाँ जी, पूरा क्लियर हो रहा है अच्छे से? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे बच्चों। इसके बाद अगला शब्द है दैट इज प्रिफर। बहुत ही शानदार है बच्चे, थोड़ा सा प्रेफर को लेकर ना बड़ा ध्यान से खेलना होता है। ये कहानी अलग तरीके की, देखो। अच्छा, प्रेफर का मतलब क्या होता है, पहले तो मुझे ये बताओ। जैसे आपने कहा कि यार प्रेफर, तुम क्या प्रेफर करते हो, तुमने क्या प्रेफर किया, खाने में क्या प्रेफर करोगे, पहनने में क्या प्रेफर करोगे, इन दोनों कामों में तुम कौन सा करोगे। ऑफिस में होता नहीं कि देखो यार ये तुम्हारा ये 4-6 काम है, तुम्ही लोग को करना है, अब देख लो कौन सा पहले कौन सा बाद में करना है। तो आदमी चूज कर लेता है ये पहले करेंगे ये बाद में करेंगे, यानी उस काम को वो पहले प्रेफर कर रहा है, उस काम को वो प्रेफर कर रहा है। तो बच्चे जो प्रेफर शब्द है वो एक्चुअली देखा जाता है कि आप जो प्रेफर कर रहे हो जिन वर्ड्स में से, वो वर्ड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है। सारा खेल इस बात का है। अगर आपने प्रेफर किया है नाउन में से किसी एक नाउन को, या तो वर्ब की आईएनजी में से किसी एक आईएनजी को, तो इस केस में प्रेफर के साथ आपको प्रेपोजिशन टू लगाना है। आईएनजी भी तो जीरेंडियल नाउन ही होती है, इसलिए हमने अलग से लिख दिया ताकि कंफ्यूज आप ना हो। और अगर ये वर्ब की जगह आप यहां पे लिखिए इन्फिनिटिव, मतलब अगर आपने 2 + V1 जिसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं, या केवल V1 में से किसी एक चीज को प्रेफर किया, अब यहां पे 2 नहीं आएगा। अगर आपने V1 में से प्रेफर किया, तब आपको रैदर देन लगाना है। यह बात दिमाग में डालिए, इस बात को दिमाग में डालिए। V1 से प्रेफर किया, V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जीरेंड नहीं, आईएनजी नहीं, फर्स्ट फॉर्म जिसको इन्फिनिटिव कहते हैं। अगर आपने इन्फिनिटिव्स यानी फर्स्ट फॉर्म से प्रेफर किया, तो आपको रैदर देन लगाना है, प्रेफर प्लस रैदर देन। और अगर आपने नाउन से प्रेफर किया, तो आपको 2 लगाना है। आई प्रेफर स्विमिंग टू डांसिंग। स्विमिंग और डांसिंग दोनों ही जीरेंड वाले नाउन है। आई प्रेफर स्विमिंग टू, लेकिन अगर आपने लिख दिया आई प्रेफर टू स्विम, तो आपको लिखना पड़ेगा रैदर देन डांस। बात समझ में आ गया? स्विमिंग डांसिंग किया तो प्रेफर स्विमिंग टू डांसिंग, और अगर आपने कहा आई प्रेफर टू स्विम, तो रैदर देन डांस। पॉइंट को समझते चलना बच्चे, बस यही कहानी इसमें है और कुछ भी नहीं है। आई प्रेफर, देखो पिज्जा और पास्ता ये दोनों ही आपके नाउन है, नाउन के साथ रैदर देन नहीं, टू आता है। समझ में आया? शी प्रेफर्स आईएनजी तो 2 आएगा दोस्तों। दे प्रेफर समर विंटर, दोनों ही नाउन है बच्चे, ये भी नाउन है ये भी नाउन है, यहां भी 2 आएगा बच्चे। ही प्रेफर्स प्लेइंग सॉकर रैदर देन बास्केटबॉल, देख लो फिर से वही चीज है, नाउन है तो आप रैदर देन नहीं, यहां भी 2 आएगा बच्चे। प्रेफर टू ईट एट होम रैदर देन एट रेस्टोरेंट, बच्चे ध्यान से देखो, प्रेफर टू ईट क्या, एट होम एट रेस्टोरेंट, आपने नाउन कंपेयर किया है, फिर से नाउन आप टू ईट नहीं लिखा आपने, तो आपका रैदर देन फिर नहीं आएगा, 2 आएगा। दे प्रेफर
टू स्लीप rather than स्टडी, ये आपका rather than का एग्जांपल। तो बच्चे हमेशा ध्यान रखें, जब आप केवल V1 से आप कंपेयर करेंगे तो वो उस केस में rather than आएगा, नहीं बाकी सारे केसेस में आपको टू लगाना है प्रीफर के साथ। आगे जाइए बच्चे, सर्टेन असर्टेन थोड़ा ध्यान से देखिए, इन दोनों का मतलब होता है कुछ। कुछ लोग सर्टेन के साथ आपको नाउन लिख देना है। देखो जो आर्टिकल ए लेके बैठा हुआ है वो सिंगुलर नाउन लेगा, जो नहीं लिया वो प्लूरल नाउन लेगा, खत्म। इतना इजी बात है बस बच्चे। जैसे अगर मुझे सर्टेन के बाद बॉय लिखना है तो मैं सर्टेन के बाद बॉयज लिखूंगा, और आ लगा के जब लिखूंगा ना इसको, आ लगा के, तो बच्चे आ सर्टेन के बाद फिर मैं, अब जो सिंगुलर हो गया वो सिंगुलर वर्ब लेगा, जो प्लूरल हो गया वो प्लूरल वर्ब लेगा, खत्म। इतना ही है इसमें। आसान है ना बच्चे। सर्टेन पीपल प्रिफर टी ओवर कॉफी। देखो यहां, अब आप कहोगे सर यहां पे तो ओवर है, ओवर भी आता है नाउन के साथ, ठीक है, तो दोनों चलेगा, टू भी लगा सकते हो, टू प्रिफर टी टू कॉफी। आई हैव अ सर्टेन फीलिंग, शी नोज सर्टेन डिटेल्स, या आ सर्टेन, दोनों सही है। ही फाउंड अ सर्टेन बुक, या तो आ हटा दो, सर्टेन बुक्स, दोनों सही है। सर्टेन रूल्स, देयर आर अ सर्टेन चार्म, करेक्ट। तो इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स आपके बन जाते हैं दोस्तों, एडजेक्टिव्स के कॉन्सेप्ट्स। अब इस पे बस प्रैक्टिस करनी है बच्चा। प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी कॉन्सेप्ट आपके उतने स्ट्रांग होते चले जाएंगे। तो प्रैक्टिस को ज्यादा से ज्यादा करना है, कंजूसी नहीं करनी, प्रैक्टिस में ध्यान देना, ठीक है। चलो आ जाओ करते। क्लास नोट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। माई क्लास टीचर टेल्स हिम, थोड़ा एक एक शब्दों पे ध्यान देंगे, दैट आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ ऑल द अदर क्लासेस। माई क्लास टीचर टेल्स हिम, क्या, दैट आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। कहां में हूं मैं? मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ द ऑल अदर क्लासेस, ऑफ द ऑल अदर क्लासेस। प्यारे साथियों, वहां पे जो डिलीट करना पड़ेगा आपको इसको, क्योंकि अदर क्लासेस में जो आपकी क्लासेस हैं सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट आपने बताया, तो जाहिर सी बात है ऑल और अदर एक साथ कैसे लगा रहे हैं? अगर क्लासेस ऑल है तो अदर नहीं, और अदर है तो ऑल नहीं, क्योंकि अदर का मतलब हो गया दूसरा, और ऑल का मतलब है सारे ही समेट ली जितने भी हैं। डिलीट करिए अदर को, यूज्ड आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री, बिकॉज वी डू नॉट यूज अदर आफ्टर अ सुपरलेटिव डिग्री। मैंने इसके पार्ट 1 में प्रैक्टिस कराया था, तो मैंने बताया था कि अदर और अनदर को सुपरलेटिव डिग्री में नहीं यूज करते, और यहां पे जब सुपरलेटिव डिग्री है तो ऑल द क्लासेस होना चाहिए था, ये क्या लिख दिया? तो सेंटेंस बनेगा, माई क्लास टीचर टेल्स हिम दैट आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ ऑल द क्लासेस। ये भी यहां से हटाइए और यहां पे लिख दीजिए ऑफ ऑल द क्लासेस, या ऑफ ऑल क्लासेस, दोनों सही है। देखो बच्चे, ऑल द प्लस प्लूरल नाउन या डायरेक्ट ऑल प्लस प्लूरल नाउन दोनों ही होता है, दोनों ही सही है, दोनों ही सही है, ठीक है। चलो सेकेंड है, आई डिड नॉट हैव सम इंटीमेशन दैट ही वॉज गोइंग टू रिजाइन। कम ऑन एवरीवन, आई डिड नॉट हैव सम इंटीमेशन। सेंटेंस आपका नॉट है, नेगेटिव, और नेगेटिव में आप लगा के बैठे हो। अभी भी कुछ देर पहले बताया था क्या होना चाहिए बच्चे, क्या होना चाहिए सम की जगह पे, क्योंकि सेंटेंस आपका नेगेटिव है और नेगेटिव इंटरोगेटिव एनी आता है। वी विल किक सम आइडियाज अराउंड एंड मेक अ डिसीजन टुमारो। कम ऑन एवरीवन, क्या होना चाहिए? वी विल या शैल, जो भी समझ लीजिए, किक समवन आइडियाज। बच्चे जब ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के पहले वाले शब्द को तो एडजेक्टिव होना चाहिए ना। समवन आइडियाज क्या होता है? सम आइडियाज होता है, तो इसका मतलब मिस्टेक आपकी उसी वर्ड पे है, समवन को हटा के सम लिखिए। समवन कोई एडजेक्टिव थोड़ी है, सम एडजेक्टिव है, और सेंटेंस अफर्मेटिव है तो सम ही आना चाहिए, नेगेटिव होता तो एनी हो जाता। ही हैज टू अर्न एनी मनी एंड ब्रिंग दैट मनी होम।
कम ऑन एवरीवन, ही हैज टू अर्न। बच्चे ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी इन्फिनिटिव हो गया, और यहां तक सेंटेंस को पढ़ने पर सेंटेंस हमें एक बात तो समझ में आ गई कि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है। और जब सेंटेंस अफर्मेटिव है तो यहां पे एनी क्यों लिख दिया? यहां पे तो ही हैज टू अर्न सम मनी लिखना है, मच मनी लिखना है, एनफ मनी लिखना है, लेकिन एनी मनी नहीं लिखना है, तो एनी हटा के सम लिख दीजिए। वी विल हैव टू स्पेंड few million dollars greasing the palms of some of the buyers। बहुत सोच के बच्चे। डॉलर काउंट किया जाता है दोस्तों, तो काउंटेबल नाउन है, प्लूरल भी है, डॉलर्स लिखा हुआ है, और कुछ मिलियन तो देने पड़ेंगे ना भाई, तो फ्यू कैसे लिख दिया आपने? ये तो नो की मीनिंग में आता है, अपने को क्या चाहिए? तो मिस्टेक है, वहां पे फ्यू की जगह पे अ फ्यू लिखा जाएगा, जिसका मतलब होता है कुछ मिलियन डॉलर तो देना पड़ेगा। देयर आर फ्यू प्लेयर्स हु डू नॉट वांट टू प्रैक्टिस बिफोर द मैच। क्या फ्यू चलेगा या आ फ्यू चलेगा? अरे कुछ तो होंगे जो मैच प्रैक्टिस नहीं करना चाहते। अब दो सिचुएशन है, या तो आप बोलेंगे देयर आर फ्यू, अच्छा आगे क्या कहता है? हु डू नॉट वांट टू प्रैक्टिस बिफोर द मैच। मैच से पहले प्रैक्टिस नहीं करने वाले प्लेयर्स होते हैं क्या? अरे मैच है भाई, जान लगा देते हैं प्लेयर्स। इसका मतलब देयर आर नो प्लेयर्स हु डू नॉट वांट टू प्रैक्टिस, सारी प्रैक्टिस करना चाहते हैं। अब कोई एक्सेप्शनल केस आप बना दो तो भैया आ फ्यू बन जाएगा, लेकिन एक्सेप्शनल थोड़ी ना है ये, नॉर्मल जनरल वो बात करिए आप। हार्डली एनी। वन शुड ऑलवेज पुट अ फ्यू मनी असाइड फॉर अ रेनी डे। मेरे प्यारे बच्चों देखो, जब मनी शब्द लिखा जाता है ना, जब मनी की जगह पे कोई करेंसी का नाम लिखते हो आप, डॉलर, रुपी, ऐसा कुछ करके, तो हम वहां पे अ फ्यू लगाते हैं। मनी अनकाउंटेबल नाउन है, ये हमेशा लिटिल वाले वर्ड्स लेता है। मनी शब्द जो है ना ये अनकाउंटेबल, क्योंकि फ्यू के बाद तो प्लूरल आता है। अब मनी का मनीज होता है क्या? होता ही नहीं है, तो इसका मतलब मनी अनकाउंटेबल है ना। चलो, तो वहीं पे आ फ्यू जो है वो एक्चुअली आ फ्यू नहीं होगा, बल्कि वहां पे आ लिटिल होगा, क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कैन रिमेंबर मच फ्यू। ओ हो मच फ्यू ओकेजन्स, ये क्या होता है? मच लेता है अनकाउंटेबल नाउन, फ्यू लेता है काउंटेबल नाउन, दोनों बगल में लगा दिया, अब एक हटेगा। आगे क्या लिखा हुआ है? प्लूरल नाउन। कौन सा हटाओगे? अनकाउंटेबल वाला, क्योंकि नाउन हमारा काउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल वाला मच हटेगा, क्योंकि नाउन हमारा काउंटेबल है, तभी तो प्लूरल है। अनकाउंटेबल प्लूरल कहां होते हैं? है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट हैज गिवन अ प्लेस दैट देयर विल बी नॉट जॉब लॉसेस दिस ईयर। आप अच्छे से जानते हैं कि जो नॉट है वो एक एडवर्ब होता है, और जो नो है वो एक एडजेक्टिव होता है जो किसी नाउन से पहले आता है। तो यहां पे जॉब लॉसेस नॉट क्या हो जाएगा? किसी नाउन के लिए आप नॉट लगाएंगे, आपको नॉट हटा के उसकी जगह पे क्या लिखना है? राइट, नो चाहिए, क्योंकि वहां पे एडजेक्टिव चाहिए एक नाउन के पहले, जॉब लॉसेस के पहले। दिस कंपनी एम्प्लॉयज मोर पीपल देन एनी आउटफिट इन द सिटी। कम ऑन एवरीवन, स्पीड से दोस्तों। टाइम्स अप आंसर है, यूज से एनी अदर आउटफिट, क्योंकि कंपैरेटिव अगर कर रहे हो कि दिस कंपनी एम्प्लॉयज मोर पीपल देन, तो आप कंपेयर कर रहे हो ना, तो आपको अदर तो डालना पड़ेगा, तभी तो दूसरा बनेगा। दो सेट करना है ना कंपैरेटिव डिग्री के लिए बच्चे। तो दिस कंपनी एम्प्लॉयज मोर पीपल देन एनी अदर आउटफिट, समझ में आया? इन द सिटी, तो मोर पीपल देन एनी अदर, एक ये हो गए, और बाकी इन द सिटी के कोई भी दूसरे, तो वो हो गया हमारा दूसरा, और दो बना के कंपैरेटिव। ऑफ कोर्स वी आर कॉम्पिटेटिव, बट देयर इज नो पर्सोनल एनिमोसिटी बिटवीन अस। ये कुछ नया है, ये वोकैबुलरी का खेल है। पर्सनल एंड पर्सोनल ये दो अलग अलग वर्ड्स होते हैं। पर्सोनल होते हैं जैसे पुलिस पर्सोनल, आर्मी पर्सोनल के लिए यूज होते हैं, सैनिक वैनिक टाइप का वर्ड है ये। और जब हम पर्सनल अपना स्वयं का होता है तो उसमें डबल एन नहीं होता है बच्चे,
तो पर्सोनल हटा के उसको पर्सनल कर दीजिए, ठीक है। क्या कर दीजिए, उसको पर्सनल कर दीजिए, पर्सोनल की जगह पे पर्सनल हो जाएगा, ठीक। बच्चे हम टोटल 11 क्वेश्चन चलिए करा देते हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस, इसमें 9 क्वेश्चंस और हैं जो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। आप लेकर ये पीडीएफ को जरूर से जरूर ये बाकी के 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। सब इसमें मेंशन है बच्चे, सारी क्वेश्चंस इसमें हैं। ये देखो 11 तक हो गया, ये 11 तक हो गया। इसके बाद ये देखो 12, 13, 14 ये सारे क्वेश्चंस हैं और ये पूरे 20 तक है बच्चे। तो ये 9 क्वेश्चंस इसमें और हैं, इसको जरूर सॉल्व कर डालिएगा, छोड़िएगा नहीं, ठीक है। आज के सेशन को काफी इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने आपको प्रेजेंट किया, उम्मीद करता हूं आपको काफी अच्छा लगा होगा। एडजेक्टिव्स के कॉन्सेप्ट्स एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, मैंने ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं दोस्तों वो सारे करा दिए। अब इस पे अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर ली तो आप एडजेक्टिव टॉपिक पे मास्टर हो जाएंगे। अगली क्लास किसी एक नए ग्रामर के टॉपिक पे हम करेंगे, बहुत मजा आएगा। जरूर से जरूर उस क्लास को अटेंड करिएगा बच्चे। देखो ग्रामर एक ऐसा पार्ट है जो कभी भी कॉन्सेप्ट पढ़ के याद नहीं रहते जिंदगी भर। मैं आपको क्लास में 100% रटाऊंगा, ये मेरी गारंटी है, लेकिन वो आपको एग्जाम तक याद रहेगा, उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है बच्चे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस जितना हो सके। देखो इंग्लिश के लिए आपको और परेशान होने का जरूरत कभी पड़ेगा नहीं। मेरा रिकॉर्ड है बच्चे, फुल मार्क्स आए हैं मेरे बहुत, हजारों में। ऐसा नहीं है किसी एक बच्चे का आ गया और ढिंडोरा पिट रहा हूं मैं लेके 14 साल से, नहीं, हजारों में 17-18 हजार बच्चे हमारे पास हैं गवर्नमेंट जॉब करते हुए, अपने पढ़ाए हुए। तो काफी अच्छा रिकॉर्ड है अपना। सो अब इस बार अगर आप हमारे साथ जुड़ ही गए हैं, किसी तरीके से आपको इंफॉर्मेशन मिल गई और आप आ गए हैं, तो बस मेहनत करिए बच्चा। आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हैं और बिल्कुल सही टीचर से आप पढ़ रहे हैं। बस आप मेहनत करिए। हमारी क्लास में जो कुछ भी पढ़िए उस टॉपिक पे 100 से 200 क्वेश्चंस जाके सॉल्व करिए, और जो भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए, जैसे कोई पीडीएफ आपने ले लिया उसको आप सॉल्व कर रहे हो या किसी बुक से सॉल्व कर रहे हो, तो कम से कम उसको 3 बार सॉल्व करना है। एक बार में काम नहीं करेगा बच्चे, सेम क्वेश्चंस आपको 3 बार करना है। शुरू से अंत तक पूरा खत्म करो, फिर शुरू से अंत तक खत्म करो, फिर शुरू से अंत तक खत्म करो, मिनिमम 3 बार। इतना करने से आपको सारे रूल्स ही याद हो जाएंगे। पहली बार जितना समय लगेगा, दूसरी बार में उसका भाई साहब 30% समय लगेगा, और तीसरी बार में और 10% कम हो जाएगा, क्योंकि सारे आंसर रटे ही रहेंगे, देखोगे आंसर पता ही होगा, है ना। तो ये जरूर करना है बच्चे, ठीक है। तो इस तरीके से करो, बस करें फिर, चलो बस करते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर आप सभी से अगली क्लास में कुछ नया शानदार टॉपिक लेकर। अपना ख्याल रखें, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर जरूर करें ये इन्फॉर्मेशन, और इस सीरीज के सारे एपिसोड्स शेयर करते रहें, खुद भी अटेंड करें, प्रॉपर नोट्स बनाते चलें और अपने हर साथी के पास शेयर करें। अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा लें, अगर किसी सोशल मीडिया पे हैं तो वहां पे शेयर करें और लोगों को बताएं, वीडियो शेयर करें और लोगों को बताएं। आ जाइए दृष्टि एसएससी यूट्यूब चैनल पे, इंग्लिश मतलब संदीप केसरवानी सर, आपको और सोचना ही नहीं है, इंग्लिश मतलब संदीप केसरवानी सर, ठीक है। आ जाओ, मजा ही आ जाएगा, रेगुलर रहिएगा क्लास में, ठीक है। ओके बच्चा, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। जय हिंद दोस्तों।